जय हिंद बच्चास। हैप्पी होली टू ऑल। आई होप सबकी होली बढ़िया से गई। सबने अच्छे से खूब गुलाल लगाया, खूब रंग लगाया, है ना। अब उसका हैंगओवर उतारिए और आइए पढ़ाई पे, क्योंकि मेरे बच्चा आप लोगों के हैं एग्ज़ाम, उसको आपको ध्यान में रखना है। और जितनी जल्दी इसका हैंगओवर उतार देंगे आप होली का, उतनी जल्दी आप पढ़ाई की तरफ फोकस कर पाएंगे। और जितनी जल्दी आप पढ़ाई की तरफ फोकस कर पाएंगे उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। आप बोलोगे अभिषेक सर बुरे सर हैं, अच्छे सर नहीं है, हम लोग को होली खेलने से मना करें। अरे मना नहीं कर रहा हूँ, खेल लिए ना, उसका हैंगओवर उतारो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए आइए बात करते हैं क्रिकेट की। ठीक है, हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे हम लोग। क्रिकेट ओरिजिनेटेड इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड, स्पेसिफिकली सनसेक्स, कैंट इन 16th century। इट बिकेम एन अडल्ट स्पोर्ट बाय 1611। ये इसकी बेसिक से हिस्ट्री है कि कब ये शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और कब ये एक अडल्ट स्पोर्ट बना। पहले अम्यूजमेंट के लिए शुरू किया लोगों ने। ठीक है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि राउंडर्स इज द प्रेडिसेसर टू द क्रिकेट, वॉज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन 13th century इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग एडवर्ड फर्स्ट। तो शुरू वहाँ से हुआ, लेकिन वो एक अम्यूजमेंट के लिए था। ठीक है, बाद में ये अडल्ट स्पोर्ट का बना 1611 में, विथ फर्स्ट लॉ कोडिफाइड इन 1744। मेरे बच्चा, पहला लॉ क्रिकेट का कब बना था? 1744 में। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, 1744 में। 1744 में इसका क्या बना था? पहला लॉ बना था। द गेम एक्सपेंडेड बाय ग्लोबली, ब्रिटिश की वजह से जो है वो फैलता चला गया इधर उधर, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। देन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आता है, थोड़ा छोटा कर लो इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, हाँ। की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, 18th century एवोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे आ गए? हमने पहले बताया कि वो 13th century में अम्यूजमेंट के लिए शुरू हुआ था, उसके बाद 1744 में वो पहला लॉ बना। ठीक है, अब 18th century एवोल्यूशन की जब बात करते हैं तो द फर्स्ट काउंटी टीम एमर्ज्ड इन द लेट 17th century, पहली काउंटी टीम। ठीक है, और फर्स्ट रिकॉर्डेड मैच जो है काउंटी टीम के नाम से कब खेला गया था? 1709 पे। कब खेला गया था बच्चा? 1709 पे खेला गया था, 1709। मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नाम से 1787 में इसको फाउंड किया गया था। एक गवर्निंग बॉडी थी ये स्टार्टिंग में, और मेलबर्न का तो नहीं, लेकिन एमसीसी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अगर किसी ने हमारे समय के जो मालगुडी डेज आते थे आर के नारायण द्वारा लिखे गए, उसको अगर आप लोगों ने देखा हो तो, क्योंकि मालगुडी क्रिकेट क्लब नेम उसमें बहुत आया था और एमसीसी उसमें बहुत चला था। ठीक, तो एमसीसी कहाँ से लिया गया था? मेलबर्न क्रिकेट क्लब से लिया गया था। ये बनाया गया था 1787 में। उस समय की ये गवर्निंग बॉडी थी, एक गार्जियन बॉडी थी। देन स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें क्या क्या हुए? पहले 2 स्टम्प्स होते थे। कितने होते थे? 2 स्टम्प्स। अब कितने होते हैं? 3 स्टम्प्स। ठीक है, 1770 में 2 स्टम्प से 3 स्टम्प कर दिया गया भाई। ठीक है, फिर आता है इंटरनेशनल ग्रोथ। इंटरनेशनल ग्रोथ की बात करें तो कि कहाँ कहाँ पे ये कैसे स्प्रेड हुआ। ठीक है, 18th century में जैसे मैंने वहाँ पे लिखा कि विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ये डिफरेंट 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 कंट्रीज में ये सर्कुलेट होता गया। ठीक है, इधर से उधर, उधर से उधर ट्रांसफर होता चला गया। फर्स्ट इंटरनेशनल मैच वॉज प्लेड बिटवीन यूएसए एंड कनाडा इन 1844। डेट्स याद रखिएगा मेरे बच्चा, बिकॉज डेट्स आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्यों डेट्स पूछ सकता है या नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम डेट्स पे चल रहे फोकस करते हुए। तो पहला इंटरनेशनल मैच जो खेला गया था किसके बीच में? यूएसए एंड कनाडा के बीच में, 1844 में। द टेस्ट एंड लिमिटेड ओवर्स जो उस समय के फॉर्मेट्स थे। फॉर्मल टेस्ट क्रिकेट बिगेन इन 1877। कब खेला गया था भैया? 1877 में खेला गया था। कब? 1877 में। किसके बीच में? इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। वनडे इंटरनेशनल स्टार्टेड इन 1971 एंड T20s इन 21st century, जैसा कि हम आप सब जानते हैं 2006-07 से शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए। अब की माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो धीरे 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 करके एक लेवल पे पहुंची। तो जैसे कि हमने बताया 1611 में अर्लियर मेंशन ऑफ क्रिकेट एज अडल्ट स्पोर्ट हमने बताया। देन 1744 में फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिकेट वॉज रिटन। 1787 फॉर्मेशन ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब।
1844 फर्स्ट इंटरनेशनल मैच यूएसए एंड कनाडा, 1877 फर्स्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, 1932 इंडिया प्लेज इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच, भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला था अपना 1932 में, एंड 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था अंडर द कैप्टेंसी ऑफ लेजेंड कपिल देव। ओके, ये तो हो गई बात कि भाई ये हिस्ट्री थी, कहाँ से कैसी चीज़ें आई। अब आते हैं आपके मेन एस्पेक्ट्स पे जहाँ पे आप ज़्यादा फंसते हैं, जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, टर्मोलॉजीज की बात करते हैं। सबसे पहला है एक्स्ट्रास। एक्स्ट्रास का मतलब भैया मेरे बच्चे वो नहीं होता है कि आपने कितने टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर बैठा रखे हैं, नहीं, कतई नहीं। एक्स्ट्रास का मतलब होता है कि आपको जो भी रन विदाउट टचिंग बैट मिल रहे हैं, दैट इज एक्स्ट्रास। फिर समझिएगा, आपकी टीम में टोटल होने चाहिए भाई साहब 11 प्लेयर। कितने प्लेयर? 11 प्लेयर। ठीक, एक्स्ट्रा है आपके पास 5, यानी ये जो 5 एक्स्ट्रा है ये सब्स्टिट्यूट है। क्या है ये सब्स्टिट्यूट है, ये एक्स्ट्रा वो नहीं है जो ये पूछा जा रहा है टर्मोलॉजी, ये सब्स्टिट्यूट है कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, कोई थक गया, किसी को जो है कि हाँ मुझे सिर्फ बॉलिंग बैटिंग ही करनी है, फील्डिंग नहीं करनी है, तो उस सिचुएशन में ये यूज़ होते हैं, ये सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछता है आपसे कि एक्सप्लेन अबाउट द एक्स्ट्रास, तो एक्स्ट्रास आर द बाई, लेग बाई, नो बॉल, वाइड बॉल, ये आपके एक्स्ट्रा है। अब आप इन्हें डिफाइन कैसे करेंगे? बाई, सबसे पहले बारी आती है बाई की। भाई साहब, बाई वो रन होता है जिसमें कि प्लेयर के यानी कि बैट्समैन के जब बैट में, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैट में, ठीक है, उसके अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट में बॉल नहीं लगती है, टच नहीं करती है, और बॉल जो है निकल जाती है, बैट्समैन को क्रॉस कर जाती है, और अगर तो कीपर ने पकड़ लिया तब तो कुछ नहीं मिला उसमें रन। ठीक है, अगर वो फेयर डिलीवरी है तो, कंडीशन अप्लाई कर दे रहा हूँ, फेयर डिलीवरी है तो, ठीक, अगर फेयर डिलीवरी है और वो बैट्समैन को टच नहीं करती है, बैट को भी टच नहीं करती है, किसी भी बॉडी पार्ट को टच नहीं करती प्लेयर के, ठीक, और वो निकल जाती है और कीपर पकड़ लेता, तब तो कोई रन नहीं ले पाए आप। लेकिन अगर प्लेयर से भी, कीपर से भी मिस हो जाए, विकेट कीपर से भी मिस हो जाए, इन दैट सिचुएशन आपने या तो सिंगल ले लिया, या आपने डबल दौड़ लिया, या वो फास्ट बॉल थी तो वो बाउंड्री के लिए निकल गई, तो ये क्या है? ये एक्स्ट्रा यानी ये बाई के रन है। जब प्लेयर यानी कि बैट्समैन को बॉल नहीं टच होती है, या सॉरी, व्हेन द बॉल इज नॉट सपोज टू टच विद द बैट और द बैट्समैन एंड पासेस द बैट्समैन, एंड बैट्समैन इज एबल टू टेक अ सिंगल, डबल, और इफ द बॉल गोज टू द बाउंड्री, देन इट इज टर्म्ड एज अ बाई, क्योंकि उसकी बॉडी में कहीं पे भी टच नहीं हुआ है। ठीक, ये बाई है। अब आती है बारी लेग बाई की, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाई है फिर लेग बाई है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर गलत लिख के आ जाओगे, तो कंफ्यूजन नहीं करनी मेरे बच्चे। लेग बाई, लेग बाई में क्या है कि जब बैट में ना टच होकर के बॉडी के किसी भी पार्ट में टच हो, जब बैट में ना टच होकर के बॉडी के किसी भी पार्ट में टच हो और उस पर आपको रन मिल जाए, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो ट्रिपल हो, चाहे 4 हो, 6 तो जा नहीं पाएगा। किसी की बॉडी से अगर लग करके 6 जा पाए तो बताना मेरे को, ठीक है? तो सिंगल मिल जाएगा, डबल मिल जाएगा, ट्रिपल मिल जाएगा, 4 तक मिल सकता है, क्योंकि फास्ट बॉलर होते तो कई बार थाई पैड पे लग करके वो निकल जाती है बॉल। तो इन सच सिचुएशन इफ द बैट्समैन इज एबल टू टेक रन, दैट इज कॉल्ड लेग बाय, जब बॉडी से लग रही, बैट से नहीं लग रही है। ठीक है, फिर आता है नो बॉल। नो बॉल की कई सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि ये अनफेयर डिलीवरी होती है, जैसे अभी मैंने बोला था ना जब भाई समझा रहा था कि फेयर डिलीवरी है, तो अब जो फेयर डिलीवरी नहीं है वो कौन सी है वो समझ लेते हैं। जैसे कि नो बॉल बोला गया, तो नो बॉल में क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल नो बॉल में आप कितने देखा होगा कि ये पिच है, क्या बेटा, ये पिच है आपकी, दोबारा बना देता हूँ, आप लोग बुरा मान जाएंगे, नाराज़ नहीं होना, ठीक है। ये क्या है आपकी क्रिकेट पिच, ठीक है। ये 3 स्टम्प्स हो गए, ये 3 स्टम्प्स हो गए, और ये एक लाइन हो गई, ठीक है। तो जब बॉलर इधर से दौड़ते हुए आ रहा है, जब
बॉलर इधर से दौड़ते हुए आ रहा है और अगर उसका पैर इस क्रीज को क्रॉस कर जाता है, बॉलिंग करते समय इस क्रीज को कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो वो क्या होगी, वो नो बॉल होगी। ये सबसे पहली सिचुएशन होती है, ठीक है। ये सबसे पहली सिचुएशन होती है जब हम उसे कहते हैं नो बॉल। द बॉलर इज नॉट सपोज टू क्रॉस द पॉपिंग क्रीज वाइल बॉलिंग द बॉल और वाइल डिलीवरिंग द बॉल, ठीक है। बॉलिंग करते समय उसको पॉपिंग क्रीज को क्रॉस नहीं करना है। इफ इज डूइंग सो देन इट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ नो बॉल। सेकेंड, देर इज अ सर्टेन वे ऑफ डिलीवरिंग द बॉल, ठीक है। बॉल को डिलीवर करने की भी वेज हैं। तो इफ द प्लेयर इज नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर वे ऑफ डिलीवरिंग द बॉल देन ऑल्सो इट इज नोन एज अ नो बॉल। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई, हाथ घुमा के डालना है, ठीक है। अब हाथ घुमाने के साथ उसने उसको बेंट आर्म किया, ठीक है। जो जर्क देते हैं बेंट आर्म किया तो उससे भी क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, ठीक है। ये एक रॉन्ग वे है जिसको नहीं अप्लाई करना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए ये नो बॉल कही जाएगी। और कौन सी नो बॉल होगी? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, पावर प्ले। तो पावर प्ले में या फील्ड रिस्ट्रिक्शन जिसे हम कहते हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शन में आपके क्या होने चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्लेयर्स ही जो है ना 30 यार्ड सर्कल के बाहर होने चाहिए। 30 यार्ड सर्कल के बाहर लिमिटेड प्लेयर ही होने चाहिए। अब देखा कि होने चाहिए बाहर 2, लेकिन बाहर है थर्ड प्लेयर भी बाहर है, तो फिर क्या हो गया, ये एक एक्स्ट्रा आपने प्लेयर बाहर कर दिया ना भाई। भले ही वो अनकॉन्शियसली हुआ हो या कॉन्शियसली हुआ हो, लेकिन प्लेयर तो बाहर था जो कि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट है। इन सच सिचुएशन ऑल्सो इट विल बी गिवन एज अ नो बॉल, वो भी उसमें नो बॉल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रूल को वायलेट किया, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके मैंने आपको बताए व्हेन द सिचुएशन कैन बी गिवन नो बॉल। देन आता है वाइड बॉल। क्या आता है? वाइड बॉल। अब वाइड बॉल पे आ जाइए। वाइड बॉल में क्या होता है कि जैसे आपकी पिच है, ठीक है। तो पिच पे ये स्टम्प्स हैं आपके बैटिंग साइड के, ये लाइन है, यहाँ पे एक लाइन होगी ब्लू और यहाँ होगी एक वाइट, ठीक है। ये हो गई वाइट। तो अब इस सिचुएशन में अगर ब्लू लाइन के ऊपर से जाती है बॉल, ठीक है, या ब्लू लाइन के बाहर से जाती है बॉल, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वाइड बॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाइड बॉल। आपको बता दें, जैसे ये स्टम्प्स हो गए, ये हो गया आपका, और एक ये हो गया, ये आपकी ब्लू लाइन बताई मैंने, ये और ये आपकी वाइट लाइन। तो ये ब्लू लाइन के ऊपर से या बाहर से बॉल जाएगी तो वो क्या होगा? वाइड बॉल होगा। क्या होगा? वाइड बॉल। एक और सिचुएशन होती है वाइड बॉल की। क्या सिचुएशन होती है? जब प्लेयर की हाइट से ऊपर बाउंस करके जाए। अब डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो वो नो बॉल हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट तो वो नो बॉल हो जाएगी। आपके सिर के ऊपर से जाए, जब सिर के ऊपर से जब बाउंस होकर के टप्पा खा करके जब प्लेयर के ऊपर से चली जाए, सिर के ऊपर से, ठीक है, तो भी हम क्या बोलेंगे? वाइड बोलेंगे। अच्छा, अब इसमें जब बाई की मैंने बात की थी तो मैंने बोला था कि एक ये भी सिचुएशन होती है कि इसमें भी चौका मिलता है। तो एक ये भी सिचुएशन है कि प्लेयर फास्ट बॉलिंग कर रहा है, टप्पा खाई, सिर के ऊपर से निकल गई और कीपर भी उसको पकड़ नहीं पाया, तो वो कहाँ चली गई? बाउंड्री लाइन पे चली गई। बाउंड्री लाइन पे चली गई तो क्या मिलेगा? चौका मिलेगा, 4 मिलेगा, उसको बाउंड्री मिलेगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी बाउंड्री मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्राज हैं आपके, ठीक है। फिर से दोहरा देता हूँ, बाई, लेग बाई, नो बॉल, वाइड बॉल, ठीक है। कभी भी जो प्लेयर्स आपके सब्स्टिट्यूट के लिए बैठे हैं एक्स्ट्राज में, उसको एक्स्ट्रा में मत लिखिएगा। आपके एक्स्ट्राज वो नहीं है। आपके एक्स्ट्राज वो हैं कि कौन से रन आपको विदाउट टचिंग द बॉल विदाउट द बैट आपको मिल रहे हैं। बिना बॉल को बैट से टच किए आपको जो रन अवॉर्ड किए जा रहे हैं वही क्या हैं? एक्स्ट्राज हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। रन्स। रन्स क्या है कि आप जो भी बैट्समैन मिल करके बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ना बहुत कमेंट्री में, एक करे तो हिस्सेदारी, 2 करे तो साझेदारी। तो अगर आप अपने लिए बना रहे रन, वो भी रन है, और जो आप टीम के लिए बना रहे रन वो भी रन है। तो रन हमेशा 2 प्लेयर्स मिलकर के बनाते हैं, ठीक है। सामने वाला दौड़ेगा ही नहीं तो रन कहाँ से बनेगा? तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, बाउंड्री एंड 6। अब बाउंड्री में आपके 4 और 6 दोनों आ जाते हैं, ये चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है। कि बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि 4 ही होगा, बाउंड्री का मतलब 6 भी होता है, ठीक है। तो सिंगल, डबल, ट्रिपल,
और बाउंड्री, बाउंड्री मीन्स 4 और 6, ठीक है। अब सिंगल कैसे होगा, जब प्लेयर ने बैट से टच किया और दौड़ लिया 1 रन, वो सिंगल हो गया। जब 2 दौड़ लिए तो 2 रन हो गया। 3 दौड़ लिए 3। टेस्ट मैच में तो आप 4 रन भी दौड़ सकते हैं। इन टेस्ट क्रिकेट यू कैन रन 4 रन्स। अगर आपको 4 रन दौड़ने और बाउंड्री नहीं मिल रही है, आप 4 रन दौड़ पा रहे हैं तो दौड़ जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास आता है क्वेश्चन बैट्समैन आउट। आप बोलते हैं कि सर कैसे हम बता दें बैट्समैन आउट, कितने तरीके से? अरे 10 तरीके से आपकी किताब में दिया हुआ मेरे भाई, देखो तो उसको खोल के। क्लीन बोल्ड, कैच आउट, LBW, हिट विकेट, हैंडलिंग द बॉल, इंटेंशनल डिस्टर्बेंस, रन आउट, स्टम्प्ड आउट, डबल हिट, टाइम आउट, ये डिफरेंस है। अब समझना ये है कि आपके पास क्वेश्चन मान लीजिए आ गया बैट्समैन आउट का 5 नंबर पे। आप बोलोगे सर मैं तो लिख के आया था, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, क्यों? मैंने यही लिखा था, आपने बताया जो। अरे तो भाई मेरे 5 नंबर बोला है ना, तो 5 नंबर में एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए ना उसको। फॉर एग्जाम्पल क्लीन बोल्ड, तो क्लीन बोल्ड है तो बताइए दैट व्हेन द बॉलर डिलीवर्स द बॉल एंड batsman misses the ball and ball is supposed to be hit the wicket and the bails are off, जब बेल्स उड़ गई then only it is supposed to be known as a, then only we will call it as a clean bowled, ठीक है। क्योंकि बॉल जाके स्टम्प्स को लगी है, स्टम्प्स को लगेगी, बेल्स ऑफ होंगे, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, क्लीन बोल्ड। ऐसे लिख दीजिए एक लाइन, खत्म काम। देन कैच आउट, कैच आउट एक्सप्लेन कर दीजिए एक लाइन में कि फॉर एग्जाम्पल when the batsman hitted the ball, okay, and the ball goes in an aerial manner and before it lands the player or the fielder catches the ball, then also it will be given then also we will call it as a batsman out, and this batsman out is known as a caught out, ठीक है। क्या बोलते हैं, caught out। देन आता है लेग बिफोर विकेट। इसमें समस्या है, आप लोग समझ नहीं पाते कि सर इसमें क्या है। लेग बिफोर विकेट, बच्चा ध्यान से समझिए, विकेट के सामने जब आपका बॉडी का कोई भी पार्ट, विकेट के सामने की बात कर रहा हूं, यानी कि विकेट की हाइट तक की, विकेट की हाइट तक में अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट उस पर अगर बॉल लगती है तो उसमें आपको आउट दिया जाएगा। उसमें भी कई सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर आप बॉडी क्यों बता रहे हैं, पूरी बॉडी? भाई अगर आप स्वीप शॉट खेल रहे हैं तो आपकी बॉडी तो डाउन हो गई ना, तो स्वीप शॉट में डाउन होगी तो वहीं पे तो दिया जाएगा ना कि चेस्ट पे लगी या सिर में लगी, कहीं पे भी लगी तो वो उस हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। अब आप खड़े खड़े खेल रहे हैं तब तो हाँ ठीक है कि हाँ नी के नीचे है, ठीक है, या थाई तक है, तो वो भी विकेट के हाइट के हिसाब से है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने स्वीप शॉट मारा और बॉडी पे लगी तो बोले नहीं नहीं नॉट आउट, नहीं नॉट आउट है वो, नहीं नहीं, बॉडी पे लगी बॉल कहीं पे भी और विकेट के सामने, उसमें भी सिचुएशन क्या होती है, 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि बॉल पिच कहाँ कर रही है, ऑन साइड, ऑफ साइड, ठीक। दूसरा होता है इम्पैक्ट, जो बॉल है वो प्लेयर को कहाँ पे लग रही है, इम्पैक्ट मतलब लाइन में, ठीक है, जिसे हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं। और तीसरा विकेट्स हिटिंग और नॉट, विकेट को हिट कर रही है या नहीं कर रही है, ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपने बोला कि अरे सर ने तो बोला था कि उसके सामने होगा तो आउट, आप उसमें कंटेंट बढ़ा सकते हैं ना अपने हिसाब से, मीन्स यू कैन एनरिच योर कंटेंट इफ यू विल इनपुट द अप्रोप्रिएट नॉलेज इन द आंसर, गेटिंग माई पॉइंट। तो इफ यू वॉन्ट कि if you don't want to give any chance to the examiner to deduct your marks, the better is just write about the leg before wicket that whenever the ball misses the bat and hits the body in front of the wickets, considering the 3 things in the mind, that the pitching of the ball, impact of the ball and wickets hitting or not। आप इस तरीके से लिखिए, कौन मार्क्स काटता है आपके? कोई नहीं काटेगा, ठीक। तो पिचिंग कहाँ पे हो रही है, ऑफ साइड या ऑन साइड, होनी चाहिए ऑफ साइड में, ठीक है। सेकंड थिंग इम्पैक्ट, कि बॉल जो है वो लगी कहाँ पे है, पैर पे, बॉडी पे, कहाँ पे भी लगी, वो प्रोटेक्टेड एरिया के इनलाइन है या नहीं है, ठीक है। अगर प्रोटेक्टेड एरिया के इनलाइन नहीं है तो हम उसे नहीं कहेंगे। विकेट सिटिंग, विकेट सिटिंग मतलब कि बॉल विकेट को लग रही है या नहीं लग रही है, अगर मिस हो जा रही है, नहीं लग रही है तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि एक एस्पेक्ट छूट गया ना उसमें, जो मेन एस्पेक्ट है, ठीक। अब आप बोलेंगे सर प्रोटेक्टेड एरिया क्या, ये तो बता दो, बताऊंगा।
अभी आगे जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, बट याद रखना कि इम्पैक्ट प्रोटेक्टेड एरिया में ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आइए, आपका हिट विकेट। हिट विकेट का सिंपल सा मतलब है व्हेन द बैट्समैन हिट द विकेट बाय हिमसेल्फ अनकॉन्शियसली। कोई भी शॉट खेलते समय बैट विकेट पे लग गया या पैर से ही विकेट डिसमेंटल हो गया, तो उस सिचुएशन में हम उसे क्या बोलेंगे, हिट विकेट। हैंडलिंग द बॉल, ठीक है, अगर बॉल जैसे आपने शॉट खेला और वो बॉल एकदम खड़ी होगी सिर के ऊपर और आपको लग रहा है कि नहीं बॉल जो है वो विकेट पे आ जाएगी, गिर जाएगी, और आपने उसको हाथ से पकड़ लिया, नो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। आप बैट से लगा सकते हो, पैर से रोक सकते हो, बट यू आर नॉट सपोज टू हैंडल द बॉल विद द हैंड। एक और भी होता है क्या, कि आपके पास बॉल आ रही थी, अगर आपको नहीं खेलना है वो बॉल को छोड़ना है, आप हट जाइए वहाँ से। इफ़ यू विल मूव फ्रॉम दैट प्लेस मीन्स यू आर, इट इज़ श्योर दैट यू आर नॉट रेडी टू प्ले द बॉल, बट बॉल आया और आपने हाथ से पकड़ लिया ऐसे, दिस इज ऑल्सो हैंडलिंग द बॉल। तो इन सच अ सिचुएशन ऑल्सो द एम्पायर कैन गिव यू आउट। इंटेंशनल डिस्टर्बेंस, इंटेंशनल डिस्टर्बेंस क्या है, दैट व्हेन द फील्डर, अच्छा एक गलती करते हो आप लोग ना, कि फील्ड ऑब्स्ट्रक्टिंग लिखा है, अब फील्ड ऑब्स्ट्रक्टिंग आप लिख देंगे कि बॉलर फील्ड ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। अरे बॉलर कैसे फील्ड ऑब्स्ट्रक्ट करेगा भाई, उसको क्या फ़ायदा मिलेगा फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट करके, फ़ायदा होगा बैट्समैन को। तो इंटेंशनल डिस्टर्बेंस या फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन किसके द्वारा होता है, बैट्समैन के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। क्या होता है इसमें, व्हेन फॉर एग्जांपल while taking the run, okay, if the bowler or any fielder is coming in between to collect the ball and simultaneously the batsman wants to disturb the player or the bowler so that they cannot make him out, whether it is caught out or run out, दोनों सिचुएशन में, क्योंकि रन आउट के चांसेस विकेट के पास में होते हैं और कॉट आउट के होते हैं। तो आपने चिल्ला दिया तेजी से या बैट ऐसे लगा दिया, मान लो मैं कैच कर रहा हूँ और सामने से कोई प्लेयर आ गया, उसने क्या किया, बैट लगा दिया ऐसे, तो क्या किया, मेरे को डिस्टर्ब ही कर दिया ना उसने, तो डिस्टर्ब कर दिया, तो ये क्या है, इंटेंशनल डिस्टर्बेंस है। ठीक, मेरे हाथ में बॉल आ रही थी, मैं आसानी से उसको जो है रन आउट कर सकता था, लेकिन उसने बॉल को मार दिया या मुझे पुश कर दिया रन लेते समय, तो क्या हो गया, इंटेंशनल डिस्टर्बेंस ना। तो दिस इज फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो और इंटेंशनल डिस्टर्बेंस ऑल्सो। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ रन आउट, अभी मैंने अभी बात की रन आउट की। रन आउट कब होता है, व्हेन द प्लेयर इज नॉट एबल टू क्रॉस द पॉपिंग क्रीज एंड द फील्डर थ्रोज द बॉल टुवर्ड्स द विकेट, एंड इफ द बॉल हिट्स द विकेट एंड द बेल्स आर ऑल्सो डिसमेंटल फ्रॉम द विकेट्स, देन इट इज सपोज टू बी गिवन एज अ रन आउट, तब हम उसे रन आउट देते हैं। ठीक है, फिर सुनिएगा कि मैं रनर हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ रन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, सामने कोई भी एक प्लेयर है, मान लीजिए XYZ, उसने जो है बॉल को उठाया और तुरंत तेज़ी से फेंक दिया विकेट्स की तरफ, मैं पॉपिंग क्रीज से पीछे रह गया। ठीक है, पॉपिंग क्रीज आपको बताई थी क्या होती है, तो पॉपिंग क्रीज से मैं पीछे रह गया और बॉल जाके सीधे विकेट को लग गई और बेल्स ऑफ हो गई, तो मुझे क्या दिया जाएगा, रन आउट। रन लेते समय जब प्लेयर आउट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, रन आउट। अब कॉट आउट मत लिख देना भाई उसमें, रन आउट तभी होगा जब बॉल विकेट को हिट करेगी। स्टम्प्ड आउट, ठीक है, स्टंप आउट क्या होता है, जब विकेट कीपर, स्टंप किसको कहते हैं, विकेट्स को कहते हैं, तो यानी विकेट कीपर जब मुझे आउट करेगा तब उसे हम क्या बोलेंगे, स्टंप आउट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बैटिंग कर रहा था, ठीक है, तो मुझे लगा कि स्टंप आउट, ठीक है, स्टंप आउट क्या होता है, स्टंप आउट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बैटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरे को दिखाया कि एक बहुत अच्छी जो है ना उसने लालच वाली बॉल दे दी और मैं आगे बढ़ के उसको मारने लगा, लेकिन जब मारने के लिए चला तो बॉल टर्न हो गई और वो मिस हो गई मेरे से, तो पीछे विकेट कीपर ने क्या किया, बॉल को कलेक्ट किया और विकेट्स को डिसमेंटल कर दिया। यही क्या है, स्टम्प्ड आउट। स्टंप को मैं विकेट कीपर से क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टंप को ही विकेट्स कहते हैं या विकेट्स को ही स्टंप कहते हैं। एक कॉमन सी चीज़ है, इसको आप बैठा लीजिए अपने दिमाग में कि स्टंप का मतलब ही विकेट होता है, तो स्टंप के पीछे जो लगा है या विकेट के पीछे जो लगा है वो विकेट कीपर है। तो फिर मैं दोहरा रहा हूँ एग्जांपल कि मैं बॉल को खेलने जा रहा था, बहुत ही लालच वाली बॉल थी, आगे बढ़ा, बॉल टर्न हो गई, मिस हो गई मेरे से और कीपर ने कलेक्ट किया और स्टंप्स को डिसमेंटल कर दिया, क्या हो गया, स्टंप आउट। डबल हिट, आप इंटेंशनली अगर बॉल को 2 बार हिट कर देते हैं बैट से तो वो क्या है, डबल हिट। फिर होता है टाइम आउट। टाइम आउट मतलब कि एक प्लेयर आउट हुआ, दूसरे प्लेयर को एंट्री करनी है ग्राउंड में, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट बताई गई है,
अगर आप उस टाइम लिमिट को क्रॉस करते हैं और आप ग्राउंड में नहीं पहुंचते तो वो क्या हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आता है अपील। अपील क्या होता है? अपील एक शाउट होता है, एक रिक्वेस्ट होती है, बट इन अ शाउटिंग मैनर। ठीक है, ये पहली रिक्वेस्ट है जो शाउटिंग मैनर में होती है। ठीक है, जिसको कि आप चिल्ला के प्रेशराइज करते हो किस पे, अंपायर पे, सो दैट ही कैन गिव आउट एंड कैन कीप योर वर्ड्स और कैन शो कंसर्न टूवर्ड्स योर वर्ड्स कि हाँ द प्लेयर्स आर शाउटिंग और अपीलिंग दैट यस द प्लेयर इज आउट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बॉल मेरे ना ये यहाँ से एकदम पास से निकल गई। अब मे बी वो टच हुई हो, मे बी वो टच ना हुई हो, बट बॉलर को लग रहा है कि दैट यस अभिषेक सर इज आउट। तो वो तेजी से उस चिल्लाने लगे, ये आउट दैट आउट दैट आउट दैट आउट। वाई? दे आर प्रेशराइजिंग द अंपायर कि भैया आउट दो, बॉल लग करके गई है। अब उसने बोला नॉट आउट, तो वो डिसीजन रिव्यू सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। उसने बोला आउट, तो मैं डिसीजन रिव्यू सिस्टम ऑन ले सकता हूँ, मतलब उसके सिस्टम उसके जो डिसीजन है उसको मैं रिव्यू कर सकता हूँ। ठीक है, कि सर मेरे हिसाब से बॉल नहीं लगी है, आप रिव्यू करिए प्लीज़ इसको। और अगर उसने आउट नहीं दिया तो बोलेंगे सर हमारे हिसाब से लगी, आप रिव्यू करिए इसको। तो वो अपील होती है कि आप तेजी से चिल्ला करके एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हो रिक्वेस्ट फॉर्म में कि सर आउट है, अंपायर जी आउट है, उसको आउट दीजिए। ठीक है, सिमिलरली अब बॉल आके लगी मेरी नी पे, ठीक, आपको लग रहा है कि आउट है, आप चिल्लाना शुरू कर दिए सर आउट दैट। ठीक है, अब उसको लग रहा है कि भैया बॉल यहाँ से लग करके बैट से तब मेरे पैड में लगी है, उसने आउट नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि वो भी भाई 22 यार्ड दूर खड़ा खड़ा है। ठीक है, तो 22 यार्ड दूर जब खड़ा है तो उसको भी तो कुछ ना कुछ कभी कभी गलती हो सकती है ना। तो उसको लगा कि नहीं यहाँ पे नहीं लगा है और उसने आउट दे दिया, और मुझे लगा कि यहाँ पे लगा है और फिर पैर में लगा है, तो मैंने कहा आउट नहीं है। तो अपील का मतलब होता है एक रिक्वेस्ट जो कि फील्डिंग टीम करती है ताकि वो अंपायर पे एक प्रेशर बना सके कि वो जो बैट्समैन है उसको आउट दे दे। क्लियर? अच्छा, मैंने फिर बोला था कि ये पहली अपील है जो चिल्ला करके दी जाती है। अकॉर्डिंग टू लॉ 31, ध्यान से देखिएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ 31 ऑफ क्रिकेट, यहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, अकॉर्डिंग टू लॉ 31 ऑफ क्रिकेट, अंपायर कैन नॉट गिव द डिसमिस डिसीजन even though the player is out until or unless the appeal is not made। अगर अपील नहीं की गई है, ठीक है, बोल्ड हो गया उसमें तो अपील की जरूरत नहीं है, कैच कर लिया, साफ साफ दिख रहा है कि हाँ कैच आउट है। ठीक, बट अब स्पाइक लग के गई है लेकिन आपने अपील की ही नहीं, तो वो नहीं देगा क्योंकि उसको दिखा ही नहीं। आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा ना कि हाँ सर आउट है कि नहीं। वो अभी संशय में है कि बॉल लगेगी कि नहीं गई, वो सोच रहा है, और आप सोच रहे हैं कि भैया आउट तो है। अब आप कहें सर आउट नहीं दिया आपने, आप अपील करिए, हाँ सर 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 आउट आउट आउट, अच्छा हाँ आउट। ठीक, तो अपील नहीं करेंगे देन द अंपायर विल नॉट गिव द आउट, ही विल नॉट गिव एनी डिसीजन। ठीक है, an umpire will not dismiss a batter if even if they are clearly out unless an appeal is made which must occur before the next ball is bowled। ठीक है, नेक्स्ट बॉल आप बॉल करने जाओ उससे पहले आपको अपील करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको जो है वो नहीं देगा आउट, सॉरी। देन आता है डक। अब डक और गोल्डन डक मैंने दोनों लिखा है, इसको समझिए कि डक क्या है और गोल्डन डक क्या है। ठीक है, डक क्या है और गोल्डन डक क्या है, इसको समझिए बेटा। ठीक है, डक क्या है? जब प्लेयर बिना रन बनाए आउट हो जाए, बात समझ में आ रही? जब प्लेयर बिना रन बना करके आउट हो जाए उसे डक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बच्चा है अभय, ठीक है, अभय ने 15 बॉल खेली और 0 रन है, 15 बॉल्स खेली और 0 रन है, और वो यहीं पे 15 बॉल के बाद 16th बॉल पे वो क्या हो जाता है, आउट। 16 बॉल पे क्या हो गया, आउट। तो हम उसे डक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डक, क्या बोलेंगे, डक बोलेंगे। ठीक है बच्चा,
क्या बोलेंगे, डक। लेकिन गोल्डन डक में क्या है, व्हाट इज गोल्डन डक? गोल्डन डक इज, अभी प्लेयर आया, उसने 0 बॉल खेली है, कितनी बॉल खेली है, 0, और उसने जब पहली बॉल खेली वो क्या हो गया, आउट। क्या हो गया, आउट। तो मतलब डक इज व्हेन द प्लेयर गेट्स आउट विदाउट मेकिंग अ सिंगल रन, जब बिना रन बनाए वो आउट हो जाए उसे डक बोलते हैं। वेयर एज गोल्डन डक इज व्हेन द प्लेयर गेट्स आउट ऑन हिज वेरी फर्स्ट बॉल, जब वो पहली बॉल पे ही आउट हो जाए। आइए, डक इन क्रिकेट रेफर्स टू अ बैटर बीइंग डिसमिस्ड फॉर अ स्कोर ऑफ 0, अ टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम डक्स एग ड्यू टू द ओ ऑन द स्कोरबोर्ड रिजेंबलिंग एन एग, वो एग को दर्शाते हैं इसलिए उसको डक बोला गया, एग्स, डक्स एग। ओके, गोल्डन डक इन क्रिकेट अकर्स व्हेन अ बैटर इज डिसमिस्ड ऑन वेरी फर्स्ट बॉल, जो कि मैंने आपसे बोला, दे फेस विदाउट स्कोरिंग एनी रन। क्लियर, गेट आउट, ठीक है। आइए, डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन, दिस इज बेसिकली इन टेस्ट क्रिकेट। कहाँ पे होता है? टेस्ट क्रिकेट में होता है। होता क्या है बेसिकली टेस्ट क्रिकेट में कि फॉर एग्जांपल आपने ना रन बनाए, क्या किया आपने, कुछ रन बनाए, आपने रन बनाए मान लीजिए 400, ठीक, और अभी आपके पास विकेट गिरे हैं 2, ठीक। आपने सोचा कि सामने वाली टीम बहुत कमज़ोर है, दे आर नॉट एबल टू चेज इवन दिस मच रन, तो आपने क्या किया, यहाँ पे बोला कि वापस आ जाओ, अपनी टीम प्लेयर को बोला, बैट्समैन को बोला वापस आ जाओ। टीम प्लेयर क्या किया, वापस आ गए। अब जब वापस आए तो वहां पे 2 प्लेयर ही आउट हुए ना, 10 के 10 तो आउट हुए नहीं, यानी इट इज नॉट ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं बेटा, ये ऑल आउट नहीं है, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, आई एम सॉरी फॉर दैट, एडजस्ट कर लेना बेटा, ठीक है। अभिषेक सर जो है ना इंग्लिश के टीचर नहीं है आपके, है ना, तो हैंड राइटिंग थोड़ी सी, तो ऑल आउट हो गए, ऑल आउट नहीं हुए वो। तो जब ऑल आउट नहीं हुए तो आपने 2 प्लेयर के आउट होने पे ही डिक्लेयर कर दिया कि बस अब इससे ज़्यादा रन हम नहीं बना जाते, वी वॉन्ट टू आस्क द अपोनेंट टू कम एंड डू द बैटिंग। ये क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है। क्या होता है, डिक्लेरेशन। आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि एक मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें इंडिया ने बना लिए थे कितने रन, 675 फॉर 5, उन्होंने क्या कर दिया, डिक्लेयर। इसी मैच में वीरेंद्र सहवाग ने कितने रन मारे थे, 309 रन, ठीक है। तो जब इन्होंने देखा कि 675 रन बन गए भाई, इतना बना नहीं पाएंगे ये लोग, तो उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि आ जाइए, वापस आ जाइए आप लोग, हम इतने से खुश हैं, पाकिस्तान को हम बैटिंग करने देते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये डिक्लेरेशन था। फिर से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, डिक्लेरेशन इन क्रिकेट इज अ टैक्टिकल डिसीजन वेयर द बैटिंग टीम्स कैप्टन वॉलंटरली एंड्स देयर इनिंग बिफोर ऑल 10 विकेट्स हैव फॉलन। मैंने आपसे बोला था कि ऑल आउट नहीं हुए हैं, ऑल आउट का मतलब ऑल द 10 विकेट्स हैव फॉलन, नहीं हुए थे। आपने देखे 5 विकेट आउट हुए हैं, 5 विकेट पे आपने क्या किया, उनको बोल दिया कि चलो वापस आ जाओ, ठीक है। तो ये वॉलंटरली आप खुद से बोलते हो कि बस हम इससे ज़्यादा अब नहीं खेलना चाहते हैं, आ जाइए वापस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिक्लेरेशन हो गया। क्या हो गया, ये डिक्लेरेशन, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में होता है ये मोस्टली, आप वनडे में इतना पहुंच ही नहीं पाते हैं कि आप बोल दें कि हाँ भैया आ जाओ वापस, ठीक है। अब आती कुछ शॉट्स की बारी, ठीक है, जैसे स्वीप शॉट। स्वीप शॉट क्या होता है, स्वीप शॉट खेलने के लिए पहली जो बेसिक चीज़ है, दैट द पर्सन और द प्लेयर हैज़ टू गो ऑन वन नी, और यू कैन से नील डाउन ऑन वन नी, ठीक है। वो एक घुटने पे बैठेगा और उसको वो झाड़ू की तरह जो है ना शॉट लगाएगा, इसीलिए उसको कहा गया है स्वीप शॉट, ठीक है, झाड़ू की तरह। और स्पेशली इन द डोमिनेटिंग साइड, उसकी जो डोमिनेटिंग साइड होगी, फॉर एग्जांपल मैं अगर राइट हैंड बैट्समैन हूँ तो मेरा डोमिनेटिंग साइड क्या होगी, ये लेफ्ट साइड, तो मेरा जो शॉट होगा वो इस साइड ज़्यादा जाएगा, ठीक, तो मैं इस साइड स्वीप शॉट मारूंगा। और फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ्टी हूँ, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ, तो मेरे लिए ये राइट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी, डोमिनेटिंग हो जाएगी, तो मेरे लिए इधर मारेंगे तो स्वीप शॉट।
तो इन स्वीप शॉट द फर्स्ट एंड द मैंडेटरी थिंग इज दैट द प्लेयर विल kneel down on one knee and sweep the bat in just like a broom manner and hit the ball. Okay, पढ़ते हैं क्या लिखा है. A specialized horizontal bat stroke primarily used to counter spin bowling. आप बोलते हैं ना सर कि कंटेंट नहीं है हमारे पास, हम क्या लिखें, ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बैट स्ट्रोक प्राइमरली. आप अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं. ठीक है, स्पेशलाइज्ड हॉरिजॉन्टल बैट स्ट्रोक प्राइमरली यूज टू काउंटर स्पिन बॉलिंग. ठीक है, स्पिन बॉलिंग में क्या होता है, टर्न होता है ना, तो पिचिंग होते ही यानी टप्पा खाते ही आप बॉल को जब कर दोगे तो खेल दोगे तो क्या होगा, उसमें टर्न उतना होगा नहीं. जब आप दूर रहोगे तो बॉल टर्न ईजिली हो जाएगी ना. अब टप्पा खाते ही आपने बॉल को मार दिया, तो जब टप्पा खाते ही मार दिया तो उसको तो समय नहीं मिला ना, टाइम ही नहीं मिला ना स्पिन होने के लिए, टर्न होने के लिए. जब मैग्नेस इफेक्ट लगेगा ही नहीं, वहाँ पे टर्न ही नहीं होगी, तो फिर कहाँ से क्या होगा. तो इसीलिए आपने क्या किया, पैर को स्ट्रेच किया, ठीक है, और दूसरे को नी डाउन किया और मार दिया. ठीक है, इसमें बेसिक चीज़ ये है कि आपको नी डाउन होना पड़ेगा. अब स्पिन बॉलिंग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टप्पा खाते ही आपको मारना है, तो इसमें दूसरी बेसिक चीज़ क्या आ गई, आप अपने से ऐड ऑन कर सकते हैं कि दैट इन दिस शॉट द प्लेयर इज सपोज टू नील डाउन ऑन वन नी एंड स्ट्रेच वन लेग फॉरवर्ड क्लोज टू द पिचिंग ऑफ द बॉल. समझे मेरी बात, फॉर स्ट्रेच वन लेग फॉरवर्ड क्लोज टू द पिचिंग ऑफ द बॉल. जहां पे पिच हो रही बॉल, जहां टप्पा खा रही उसके पास तक पैर को लेके जाना है, ताकि इजिली वो उसको क्या कर सके, खेल सके. जितना आप उसके पास में रखोगे उतना ही इजी होगा आपके लिए क्या करने के लिए, बॉल को स्वीप करने के लिए. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स बैटर ड्रॉपिंग ऑन टू वन नी, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा था, टू हिट द बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड टूवर्ड्स द लेग साइड. लेग साइड क्यों बोला है भाई, मैं मैं राइटी हूँ ना, तो राइटी के लिए लेग साइड ये हो गया, लेफ्टी होगा तो लेफ्टी के लिए लेग साइड ये होगा. तो लेग साइड में यानी अपनी डोमिनेंट साइड में, लेग साइड में जब खेला जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वीप शॉट. क्या बोलेंगे, स्वीप शॉट. ठीक है, यूजुअली एम्ड एट बॉल्स पिचिंग ऑन और आउटसाइड द लेग स्टम्प, जैसे कि मैं आपको बताता जहां पिच हो रही है उसके पास में. ठीक है, अब आते हैं इसकी की फीचर्स पे. अगर आपको 5 नंबर में आ गया तो आप ब्लेम नहीं करेंगे अभिषेक सर को कि सर आपने कंटेंट नहीं दिया, हमें कंटेंट में दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना भाई मेरे. बॉडी पोजीशन क्या है, द बैट्समैन नील्स ऑन देयर बैक नी, पीछे वाला नी पे. जैसे अगर मैं राइटी हूँ तो मेरा राइट लेग क्या हो गया, पीछे हो गया ना, लेफ्ट लेग आगे हो गया, तो मैं राइट लेग पे नील होऊंगा. वाइल ड्राइविंग द फ्रंट लेग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पिच ऑफ द बॉल, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं अपना दूसरा पैर जो है, एक पैर जो है वो आगे लेके जाऊंगा और एक पैर पीछे नील रहा हूँ. तो अब इसमें देखो स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो गया है कि बॉडी पोजीशन क्या रहेगी, कि जो पीछे वाला पैर होगा वो नील डाउन होगा और जो आगे वाला पैर होगा वो पिचिंग के पास जाएगा, स्ट्रेच होगा. ठीक है, देन एग्जीक्यूशन, द बैट इज स्वंग इन अ हॉरिजॉन्टल आर्क. आप उसको स्विंग करेंगे हॉरिजॉन्टल आर्क में, हॉरिजॉन्टल जैसे ये बैट है. ठीक है, अभी ऐसे समझिए आप, ये मोबाइल है मेरा. ठीक है, अभी ये क्या है, ये इसका फेस है. ठीक है, तो अब ऐसे खेला तो ये वर्टिकल हो गया, ऐसे खेला तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. तो वही लिखा है कि बैट को आपको स्विंग कराना हॉरिजॉन्टल आर्क में, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज स्वीपिंग द फ्लोर, जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, झाड़ू लगाने के हिसाब से. टू क्रिएट अ लो कंट्रोल ट्रेजेक्ट्री, आप अपनी बॉल को ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल करना चाहते हैं ना, कि वो एरियल मैनर में ना जाए ताकि आप कॉट आउट ना हो सके, तो आप उसको इस तरीके से लो ग्राउंडेड रखते हैं. ठीक है, देन टारगेट एरिया, द बॉल इज टिपिकली एम टूवर्ड्स द स्क्वायर लेग और फाइन लेग रीजन. ठीक है, स्क्वायर लेग और फाइन लेग रीजन जो हमारे लेग साइड में होता है. ठीक है, आपकी बुक में भी दिया गया होगा, आप देखिएगा उसको एरिया कहाँ पे है. व्हेन टू प्ले, कब खेलना चाहिए, इट इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट स्लोअर बॉल, जो कि मैंने बार बार बोला स्पिन के अगेंस्ट, एमिंग टू डिसरप्ट देयर लेंथ पर्टिकुलरली ऑन पिचेस विद लो बाउंस. जहाँ पे लो बाउंस होता है पिचेस में, वहाँ पे अगर आपको लाइन और लेंथ बिगाड़नी हो अगर अपने बॉलर की, अपोनेंट बॉलर की, तो आप क्या करेंगे, आप स्वीप शॉट खेलेंगे. क्यों, क्योंकि वो देख रहा है कि आप इजिली बॉल को डायरेक्ट कर दे रहे हो ना किसी भी डायरेक्शन में, तो वो सोचेगा ना कि मैं लेंथ आगे करूँ या पीछे करूँ. अब उसने भाप लिया कि आप जो है इस लेंथ पे स्वीप शॉट लगाएंगे, तो वो लेंथ को आगे करेगा तो पीछे करेगा. अब उसने देखा कि आप उसने पीछे करी लेंथ, तो आपने डिफेंस करके बैकफुट में मार दिया. उसने आगे लेंथ करी तो आपने देखा कि जो है वो आगे बढ़ के मार दे रहा है, तो क्या हो रहा है, डिसरप्टिव तो हो रही है ना एक तरीके से उसकी जो लाइन और लेंथ है ना. तो इस तरीके से ये इफेक्टिव होता है. देन आता है रिवर्स स्वीप.
देन आता है रिवर्स स्वीप। रिवर्स स्वीप क्या है? एन अटैकिंग क्रिकेट स्ट्रोक प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट स्पिनर, ठीक है, एन अटैकिंग क्रिकेट स्ट्रोक प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट स्पिनर वेयर अ बैटर रिवर्स देयर हैंड एंड हिट्स अ कन्वेंशनल स्वीप शॉट। ठीक, ये उल्टा है, ये स्वीप शॉट का भाई है, ठीक है। ठीक, कैसे? स्वीप शॉट मैंने क्या बोला? डोमिनेट यानी अपने लेग साइड में खेला जाता है, ठीक है। तो लेग साइड में खेल रहे हैं स्वीप शॉट। अब आप जो कम डोमिनेंट है, रिसेसिव जिसे हम कहेंगे, तो रिसेसिव साइड जब खेलेंगे तो वो क्या हो गई? रिवर्स स्वीप, यानी ऑपोजिट साइड में। समझ में आई बात? कि ये मैं इस तरीके से खेलूंगा तो ये लेग साइड होगी ना मेरी, तो लेग साइड ये होगी तो इस साइड मारूंगा ना मैं, और अगर मैं लेफ्टी हूँ तो ये लेफ्ट साइड होगी मेरी, तो इस साइड मारूंगा मैं। तो लेग साइड में जब आप खेल रहे हैं डोमिनेंट साइड में, तो वो क्या हो गया? स्वीप शॉट। और उसका ओपोनेंट यानी कि रिसेसिव साइड, वो आपकी क्या हो जाएगी? रिवर्स स्वीप, ठीक है। बस ये याद रखना है कि आपने बैट को जैसे पकड़ा है, फॉर एग्जांपल मैंने बैट को ऐसे पकड़ा है, तो मेरा बैट ऐसे ही जाएगा, मैं हैंड को स्विच नहीं करूंगा। हैंड को अगर स्विच कर दिया तो दूसरा शॉट बन जाएगा, इसको एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो रिवर्स स्वीप में क्या होता है कि जिस तरीके से बैट को मैंने पकड़ा है उसी तरीके से बैट को पकड़े पकड़े मैं अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि रिसेसिव डायरेक्शन में शॉट खेलूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? रिवर्स स्वीप। स्वीप यानी डोमिनेंट साइड में अपनी लेग साइड में खेला जाता है, और रिवर्स स्वीप यानी कि अपने ऑफ साइड में यानी कि रिसेसिव साइड में खेला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो राइटी बैट्समैन होगा उसका राइट हैंड साइड में जो एरिया होगा वो उसका ऑफ साइड होगा यानी रिसेसिव होगा, और लेफ्ट साइड उसका जो है वो डोमिनेंट साइड होगा। और सिमिलरली उसका वाइस वर्सा कर दीजिए कि अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो उसके लिए राइट साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी? लेग साइड, और जो लेफ्ट साइड हो जाएगी वो ऑफ साइड हो जाएगी, ठीक है। उसका रिसेसिव हो जाएगा, ये इसका डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। लेग साइड देखिए लिखा है ना, लेग साइड टू द ऑफ साइड, यानी ये लेग साइड से ऑफ साइड में जा रहा है वो, ठीक है। इट इज डिजाइन टू डिसरप्ट अ बॉलर्स लेंथ, अगेन वही जो चीज़ हमने बताई थी आपको, ठीक है। की टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है? ग्रिप एंड स्टांस, ठीक है। इसमें कई बार क्या होता है ना कि आप खेलने जाते हो, आप सोचते हो कि बॉल इस साइड पे आएगी लेकिन वो साइड पे नहीं आई, ठीक है, और आपने बॉल को खेलना चाहा तो मिस हो गई और विकेट पे लग गई या पैर पे लग गई। विकेट पे लग गई तो बोल्ड आउट, पैर वैर पे लग गई तो चांसेस है किसके? LBW के, ठीक है। तो ग्रिप बहुत ज़रूरी है और स्टांस भी, ठीक है। आपने अच्छे से पकड़ा है उसको, वो भी ध्यान में देना है, और आपने पोजीशन पूरी प्रॉपर ले ली है उसको खेलने के लिए, वो भी ध्यान देना है, ठीक है। देन एग्जीक्यूशन, अ सॉलिड लो बेस इज नीडेड विद द हेड मूविंग फॉरवर्ड ओवर द फ्रंट नी टू एंश्योर स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। ये टेक्निकल चीज़ है जो कि जो क्रिकेट खेलते हैं ना उनके लिए है, बट आप अपने कंटेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है? एक सॉलिड लो बेस इज नीडेड, ठीक है, विद द हेड मूविंग फॉरवर्ड ओवर द फ्रंट नी टू एंश्योर स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। बॉडी की स्टेबिलिटी को, बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सिर का आगे आना जरूरी है, जिससे कि क्या हो सके कि आप प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सके उस शॉट को। द बैट मूव्स फ्रॉम द लेग साइड क्रॉस द ऑफ साइड, जो कि मैं बार बार दिखा रहा हूं कि लेग साइड से ऑफ साइड में जा रहा है, ठीक। देन वेरिएशन, इट कैन बी प्लेड बाय ब्रिंगिंग द फ्रंट फुट फॉरवर्ड टू द बॉल और बाय मूविंग द बैक लेग फॉरवर्ड फॉर बेटर रीच एंड कंट्रोल, ठीक है। क्या किया कि जो फ्रंट लेग है उसको आगे लेके आए, ठीक है। जितना आप आगे लेके जाएंगे, मतलब ज़्यादा मतलब एकदम स्प्लिट मत कर देना, उसके अकॉर्डिंग की पिचिंग कहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आप जितना पास में रखेंगे उतना आसान होगा आपको स्वीप शॉट खेलने के लिए, पहली चीज़। फिर उसमें क्या लिखा है कि और बाय मूविंग द बैक लेग फॉरवर्ड फॉर बेटर रीच एंड कंट्रोल। अब उस सिचुएशन में आपको बॉडी को टर्न कराना पड़ेगा। अभी हम ऐसे खेल रहे हैं तो हमने हाथ को ऐसे खाली घुमा दिया, लेकिन अगर सेकंड चीज़ जो बोला है कि बैक लेग को फॉरवर्ड लाना है, पीछे वाले पैर को लाना है आगे, तो आपको पोजीशन क्या करनी पड़ेगी? चेंज नहीं, मीन्स आप राइटी से लेफ्टी बैट्समैन बन गए, आप राइटी बैट्समैन से लेफ्टी बैट्समैन बन गए और लेफ्ट हैंड बैट्समैन बन गए, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? और इजी हो जाएगा खेलने के लिए, ठीक है, अगर आप खेल पाते हैं तो। इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। देन पावर जनरेट करना है। अब आपका डोमिनेंट ये है, आप जनरेट करना है इस तरफ, तो पावर जनरेशन आपको सीखनी पड़ेगी, और जितना आप उसको पावर जनरेट अच्छे से करेंगे उतना ही चांसेस आपके क्या होंगे? ज़्यादा रन स्कोर करने के और कम आउट होने के, ठीक है। नेक्स्ट आई पर्पस एंड बेनिफिट्स। ये उसके कुछ पर्पस हैं, बेनिफिट्स हैं स्वीप शॉट और उसके आपके रिवर्स स्वीप के। डिसरप्ट रिदम, जो मैंने बताया। फील्ड मैनिपुलेशन, स्कोरिंग ऑप्शन। भाई फील्ड इधर की लगा रखी है, फील्ड मैनिपुलेशन मतलब फील्ड इधर की लगा रखी है, आपने शॉट इधर मार दिया तो क्या हो गया? फील्ड मैनिपुलेट कर दी ना आपने, डिस्टर्ब कर दी ना फील्ड को, कि वो तो सोचे थे इधर मारेगा बंदा, उधर मार दिया आपने, तो क्या हो गया?
कि आपने फील्ड को मैनिपुलेट, मतलब इट फोर्सेस कैप्टन टू चेंज द फील्ड ऑफन, ओपनिंग अप गैप्स ऑन द ऑफ साइड, ठीक है। उसको लगता है कि आप भाई मैं राइट हैंड बैट्समैन, तो उसको लगेगा मैं लेग साइड में मारूंगा, लेकिन मैंने ऑफ साइड में मार दिया रिवर्स स्वीप, तो क्या हो गया, उसकी फील्डिंग डिस्टर्ब कर दी ना, तो अब वो दिमाग दौड़ाएगा मैं कहाँ लगाऊँ प्लेयर, ठीक। तो इस तरीके से डिस्टर्ब रिदम, ठीक है। रिदम भाई कि मतलब कहाँ पे डाले, कौन सी लेंथ डालूँ भाई, ऑफ साइड डालूँ, लेग साइड डालूँ, गुगली डालूँ, डॉसा डालूँ, फ्लिपर डालूँ, शॉट रखूँ या यॉर्कर स्लॉट में डालूँ, कहाँ पे डालूँ तो मेरे को बेनिफिट मिले उस चीज़ का, क्यों, क्योंकि हर तरीके से तो मैं शॉट खेल रहा हूँ, ठीक है। देन स्कोरिंग ऑप्शन, रन बनाने के चांसेस अच्छे होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। रिस्क, डिसमिसल और एग्जीक्यूशन मैंने आपको बताया था कि अगर बॉल नहीं हिट हुई तो या तो विकेट पे लगेगी या तो बॉडी पे लगेगी, विकेट पे लग गई तो बोल्ड आउट, और अगर बॉडी पे लग गई तो चांसेस ऑफ LBW, ठीक है। नेक्स्ट, बॉल टैंपरिंग, ठीक है। बॉल टैंपरिंग एक इलीगल अल्ट्रेशन है बॉल का, क्या है, इलीगल अल्ट्रेशन है बॉल का वाइल प्लेइंग द मैच। जैसे कि बॉल है, अब बॉल को आपने क्या किया, हाथ में लिया, ठीक है, आप उसको पटक रहे हो बहुत गलत तरीके से, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसकी जो थ्रेड्स होंगी वो थोड़ी सी वीक हो जाएंगी, ठीक। तो क्या होगा उससे कि जब वीक हो गई तो उससे क्या हो गया कि आपको बॉल नहीं लेने का एक मौका मिलेगा जल्दी। जो दो बॉल मिलती हैं एक मैच स्टार्टिंग में और एक मिड ऑफ द मैच, ठीक है, मिड ऑफ द इनिंग कहेंगे हम, सॉरी, मिड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग और मिड ऑफ द इनिंग, जब आपको बॉल मिलती है सेकंड, तो आपको चांसेस हो जाता है कि क्या हम जल्दी मिल जाए, लेकिन वो इलीगल एक्शन है। तो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर नज़र नहीं रखी जा रही कि आप बॉल पटक रहे हो, क्यों पटक रहे हो भाई। इसीलिए आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच में जब बॉल किसी को पास की जाती है तो मोस्टली दे आर सपोज टू पास द बॉल हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड मतलब हवा में फेंकते हैं उसको, ठीक है। अब ये नहीं कि एक को बगल में खड़ा किया पास किया, नहीं, मेरे कहने का मतलब है हैंड टू हैंड, मतलब इन द एरियल मैनर दे आर सपोज टू पास द बॉल विदाउट एनी बाउंस ऑफ द बॉल, ठीक है। वो एरियल मैनर में बॉल पास करेंगे, ठीक है, जिससे कि बॉल टैंपर ना हो और बॉल अच्छी रहे और उसकी शाइन भी रहे और ज़्यादा लॉन्ग टर्म वो चलाई जा सके, ठीक। तो पहला तो ये हो गया कि आप पटक रहे हैं। दूसरा, समटाइम्स जैसे एक केस आया था शाहिद अफरीदी का कि ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू टैम्पर द बॉल विद द टूथ और टीथ, ठीक है, वो दांतों से बॉल को टैम्पर करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, मतलब दांत लगा करके उसको, उसकी जो लेदर है उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। तो उससे क्या होगा, उससे एक साइड थोड़ा सा रफ हो गया, एक साइड थोड़ा शाइन हो गया, तो जब शाइन हो गया तो बॉल उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, स्विंग करेगी, एक साइड बाई शाइनिंग रह गई, एक साइड आपने टेम्पर कर दिया, उखाड़ दिया उसको दांत से, क्या बोलते हैं, रफ कर दिया उसको, तो रफ कर दिया और एक साइड स्विंग, तो स्विंग के साइड में मैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा तो बॉल इजिली स्विंग होगी, है कि नहीं। तो ये क्या है, इलीगल वे है भाई, खेल खेल के मार मार के बॉल को बैट से आप वो कर रहे हो, टैंपर हो रही, वो अलग चीज़ है, बट आप दांत से वो इंटेंशनली कर रहे हो ताकि बॉल को स्विंग मिले, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, ठीक। उसके बाद सिपर, कुछ लोग क्या करते थे ना कि हाथ में ना वो जो ढक्कन आते हैं ना बॉटल के, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के, टमाटो सॉस में लगा होता है कैचअप पे, वो निकाल के ना उससे दबा दबा के उसको टैंपर करते थे, ये ऐसे ऐसे बॉल है, ये ऐसे ऐसे रब करके, तो उससे क्या हो रहा है, रफ हो रही है ना, एक साइड रफ हो रही तो दूसरी क्या है, शाइनी है ना, तो उससे क्या होगा, उस साइड स्विंग मिलेगा उसको, ठीक। तो ये हो गया। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखा है सैंड पेपर, ठीक है, सैंड पेपर से उसको रब कर दिया, बॉटल कैप से कर दिया, तो ये तरीके हैं कि आप बॉल को इंटेंशनली खराब कर रहे हो ताकि दूसरी साइड जो उसकी शाइनी रहे और स्विंग आपको बरकरार मिलती रहे, तो दिस इज द इलीगल वे, ठीक है। टिपिकली बाय एनहांसिंग द स्विंग बॉल, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे आपके लिखा हुआ है बॉल टैंपरिंग, ठीक, कि जो है किस तरीके से स्क्रैच विद सिपर, फिंगर नेल्स, बॉटल कैप्स अप और फेमसली सैंड पेपर, ठीक है। अब इसमें बॉल टैंपरिंग के लिए एक रूल है, क्या है, आईसीसी कोड ऑफ कंट्रोल लॉ 14.13 लीड्स टू सर्व पेनल्टीज इंक्लूडिंग फाइन्स एंड सस्पेंशन। अगर आप बॉल टैंपरिंग करते हैं, इनमें से जो भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, स्क्रैच विद सिपर, फिंगर नेल्स, बॉटल कैप्स, फेमसली सैंड पेपर, कुछ भी आप करते हैं, और टैंपरिंग विद द टीथ ऑल्सो, इस मतलब आप इंटेंशनली टैंपर कर रहे हैं बॉल को, इन सच केस देयर कैन बी पेनल्टीज। पेनल्टीज कैसी होगी भाई, पेनल्टीज कैन बी हाफ ऑफ द फीस ऑफ द मैच और फुल फीस ऑफ द मैच कैन बी डिडक्टेड। आपकी आधी या तो पूरी फीस उस मैच की काट ली जाएगी, ठीक है। दूसरा,
आपको सस्पेंड किया जा सकता है कि आपको कुछ समय के लिए कुछ मैचेस ना खेलने दिए जाएं। ये बदला लेना नहीं होता, ये बेसिकली प्लेयर को रियलाइज कराना होता है कि दैट वेयर ही इज रॉन्ग एंड व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सच सिचुएशंस। ठीक, आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसको ध्यान में रखते हुए वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं जिससे कि प्लेयर को आगे भी चीज़ों का ध्यान रहे, दैट ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग एंड दैट इज़ व्हाई ही इज़ गेटिंग दिस रिजल्ट। ओके, ना नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट जो मैंने आपसे बोला था, ठीक है, क्या कि वो जो 11+5 11+6 प्लेयर्स जो होते हैं, तो वो जो 5+5 और +6 प्लेयर्स हैं वो क्या हैं, वो आपके सब्स्टिट्यूट होते हैं, मैंने शुरू में बताया था। ठीक, नाउ फॉर एग्जांपल इफ एनी प्लेयर इज लाइक फीलिंग लाइक इंजर्ड, इफ एनी प्लेयर इज फीलिंग लाइक नॉट विलिंग टू प्ले, इफ एनी प्लेयर इज लाइक मैं बैटिंग करके बहुत थक गया हूँ मुझे रेस्ट करने दो, तुम जाओ बॉलिंग करो जाके। या आपने देखा होगा कुछ मैच में कि प्लेयर को बोलते हैं कि नहीं तुम खाली बैटिंग करोगे, तुम फील्डिंग नहीं करोगे, फील्डिंग में हम सब्स्टिट्यूट लगा दे रहे हैं, तुम अपने आप को फ्रेश रखो। ठीक, तो ये सब सिचुएशंस होती है, ज़रूरी नहीं कि कोई से को चोट लगी हो, इंजर्ड हुआ तो ही आप सब्स्टिट्यूट लेंगे। सब्स्टिट्यूट आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे आपको सूटेबल लगता है, टेलर लगता है, आप ले सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। अपने प्लेयर को खिलाना है भाई, उसको नहीं खिलाना है, ठीक है, आपको खिलाना है तो आप ले सकते हैं। और सब्स्टिट्यूट कैन नॉट बैट बॉल, और सब्स्टिट्यूट कैन नॉट बैट बॉल और कैप्टन। सब्स्टिट्यूट जो है वो बैटिंग और बॉलिंग और कैप्टन नहीं हो सकता है। सब्स्टिट्यूट कैन नॉट बैट बॉल और कैप्टन एक्सेप्ट फॉर कंकशन रिप्लेसमेंट विच अलाउज अ लाइक फॉर लाइक। ठीक है, अभी क्या होता है कि अगर विकेट कीपर है आपका फॉर एग्जांपल, वो नहीं सही है तो आपने विकेट कीपर के बदले विकेट कीपर को सब्स्टिट्यूट कर लिया। बट एक समय वो भी था जब विकेट कीपर अगर आपका सही नहीं है तो आपको सब्स्टिट्यूट फील्डर मिलेगा, विकेट कीपर नहीं मिलेगा। जो आपकी प्लेइंग 11 है उसी में से आप जो है किसी को भी विकेट कीपर बना के खड़ा कर दीजिए, हमसे मतलब नहीं है। दिस वॉज द रूल, ये पहले था रूल कि अगर आपका विकेट कीपर मान लीजिए नहीं है सही, ठीक है, वो इंजर्ड हो गया कुछ भी हो गया, तो आप हम आपको सब्स्टिट्यूट नहीं दे, प्लेयर आपको सब्स्टिट्यूट देंगे फील्डिंग के लिए, विकेट कीपिंग के लिए विकेट कीपर आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक, लेकिन अब हो गया है कि हाँ विकेट कीपर के लिए विकेट कीपर भी सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो इसलिए लिखा लाइक फॉर लाइक, प्लेयर टू फुल्ली पार्टिसिपेट, सब्स्टिट्यूट प्लेयर में रिटर्न वंस रिकवर्ड, वो सही हो जाएगा तो वापस आ सकता है। ठीक है, सिली पॉइंट क्या होता है? सिली पॉइंट इज द क्लोज एरिया। ठीक है, जैसे कि आइए, ठीक है, जैसे ये विकेट है, ये पिच है, ये स्टंप है बैटिंग का, यहाँ पे बैट्समैन खड़ा है, ठीक है, और ये यहाँ पे खड़ा है कौन, एक प्लेयर, देखा होगा आपने, ये क्या है, सिली पॉइंट है। सिली पॉइंट क्यों बोलते हैं इसको? इतने पास खड़े होना बैट्समैन के क्या कहा जाएगा, बेवकूफ़ी कहा जाएगा ना, इसीलिए उसको सिली पॉइंट बोला। क्यों? क्योंकि बैट्समैन को तो बॉल जिस हिसाब से मिलेगी उस हिसाब से वो शॉट लगा देगा। अब उसमें आपको चोट लग रही हो या आपको इंजरी हो रही हो, उससे उसको उतना मतलब नहीं है, उसको अपना क्रिकेट खेलना है। वो आप पे दया नहीं दिखाएगा कि हाँ भाई इतना पास खड़ा है प्लेयर तो मैं आराम से खेलूँ, नहीं, वो अगर इतना सोचने लगेगा तो वो अपनी टीम के लिए कैसे खेलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिली पॉइंट बोला गया है। देखिए लिखा है, इन क्रिकेट इज एन अल्ट्रा क्लोज्ड रिस्क हाई रिस्क फील्डिंग पोजीशन ऑन द फील्ड ऑन द ऑफ साइड, ठीक है, लोकेटेड विद इन 3 to 5 yards ऑफ द बैट्समैन, 3 से 5 कदम की दूरी पे होता है। प्राइमरली यूज टू कैच डिफ्लेक्शन एज और शार्प ड्राइव्स। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे लगा, अब मैं खेलने जा रहा हूँ तो बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा, उससे डिफ्लेक्ट हो गया, तो डिफ्लेक्ट हो गया तो क्या है, वो बहुत क्लोज है ना, तो हियर ही कैन ईजिली कैच द बॉल। ठीक है, और मैं डिफेंस कर रहा था, डिफेंस करने गया, बैट का एज लगा और हवा में उछल गई, वो पास में है तो वो ईजिली उसने कैच कर लिया। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिली पॉइंट। आगे लिखा भी देखिए, द टर्म सिली हाईलाइट्स द डेंजर ऑफ द स्टैंडिंग सो क्लोज विदाउट मच रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम नहीं मिलता है ना भाई, मैं आपको थप्पड़ मारूं कितनी जल्दी रिएक्ट कर दोगे, ब्रूसली तो हो नहीं, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक, या निंजा हथौड़ी तो हो नहीं कि तुरंत ही इधर से उधर कूद गया। ठीक, तो इसीलिए क्या लिखा है, टर्म सिली हाईलाइट्स द डेंजर ऑफ स्टैंडिंग सो क्लोज विदाउट मच रिएक्शन टाइम, ज़्यादा रिएक्शन टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए इसको सिली पॉइंट बोला गया है। ठीक है, उसके जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए इसको नाम दिया गया कि ये क्या है, सिली पॉइंट है। ठीक है, देन आता है आपका क्या, ऑफ साइड ऑफ सिली पॉइंट। एक सिचुएशन और भी होती है ऑफ साइड ऑफ सिली पॉइंट, क्योंकि वो ऐसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर, वो आपसे पूछेगा व्हाट इज शॉर्ट लेग। तो शॉर्ट लेग इज
ऑफ साइड टू लेग साइड, ठीक है, ऑफ साइड टू लेग साइड उसका शॉर्ट लेग होता है, ठीक है। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग इज द अपोजिट ऑफ द अपोजिट ऑन द लेग साइड के अपोजिट में होता है, ठीक। यानी कि जो सिली पॉइंट है बिल्कुल उसके अपोजिट में अगर एक प्लेयर खड़ा कर दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी पिच है, एक प्लेयर हमने यहाँ खड़ा कर दिया बैट्समैन के पास, एक प्लेयर यहाँ खड़ा कर दिया, तो ये सिली पॉइंट हो गया, ये आपका शॉर्ट लेग हो गया। क्लियर, कोई डाउट? आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तो एक और भी सिचुएशन आ गई है कि जैसे यहाँ पे आपका लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे सिली के साथ साथ यहाँ लगा करके प्लेयर यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये भी सिली सिचुएशंस में ही आता है, ये भी क्या है, सिली सिचुएशन है, क्योंकि बहुत पास में है प्लेयर, क्या है, बहुत ही ज़्यादा पास में, इसलिए उसको भी सिली सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़िए। देन आता है ओवर थ्रो। अच्छा, अब एक कंट्रोवर्सी होती है कि वेदर द ओवर थ्रो इज सपोज टू बी कम्स अंडर द एक्स्ट्रास और अवॉर्डेड टू द प्लेयर, ठीक है, कि ओवर थ्रो जो है वो एक्स्ट्रास में रखने चाहिए या बैट्समैन के रन्स में रखने चाहिए। तो इन क्रिकेट एन ओवर थ्रो और बजर रेफर्स टू एक्स्ट्रा रन्स स्कोर्ड व्हेन फील्डर फेल्स टू क्लीनली कलेक्ट द बॉल ऑफन ड्यूरिंग अ फेल्ड रन आउट अटेम्प्ट्स, ठीक है। ये दो सिचुएशन होती हैं जब ओवर थ्रो हम कह रहे हैं, रेफर्स टू एक्स्ट्रा रन्स स्कोर्ड व्हेन फील्डर फेल्स टू क्लीनली कलेक्ट द बॉल ऑफन ड्यूरिंग अ फेल्ड रन आउट अटेम्प्ट्स, ठीक है। आप ये बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, रन आउट अटेम्प्ट्स भी बता रहे हैं और क्लीनली कलेक्ट द बॉल बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए दो बैट्समैन हैं, वो रन कर रहे हैं विकेट्स के बीच में, ठीक है, मैंने बॉल को थ्रो किया टुवर्ड्स द विकेट, लेकिन जो प्लेयर वहां पे खड़ा था, वेदर ही इज अ कीपर और एनी और द बॉलर और एनी अदर पर्सन ऑफ द टीम, ठीक, वो वहां पे खड़ा है, वो बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाया और बॉल निकल गई, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ओवर थ्रो बोलेंगे। इसीलिए वहां पे लिखा है रेफर्स टू एक्स्ट्रा रन स्कोर्ड व्हेन फील्डर फेल्स टू क्लीनली कलेक्ट द बॉल ऑफन ड्यूरिंग अ फेल्ड रन आउट अटेम्प्ट्स, ठीक है, जब रन आउट अटेम्प्ट्स होता है उस समय, ठीक है। क्योंकि ओवर थ्रो हो गया ना, मैंने फेंका तेज कि वो उसको पकड़ ले और आउट कर दे, लेकिन वो उसको पकड़ ही नहीं पाया, तो जब पकड़ नहीं पाया तो व्हाट, ही इज फेल्ड टू क्लीनली कलेक्ट द बॉल, ठीक है। तो ओवर थ्रो क्रिकेट में उस सिचुएशन में आता है जब बॉलर जो है, फील्डर जो है बॉल को थ्रो करता है टुवर्ड्स द स्टंप और प्लेयर जो भी वहां पे खड़ा है वो उसको कलेक्ट नहीं कर पाता और बैट्समैन जो है वो एक एक्स्ट्रा या दो एक्स्ट्रा, तीन एक्स्ट्रा या समटाइम्स बॉल गो टुवर्ड्स द बाउंड्री वहां चली जाती है, तो भी क्या होता है, वो ओवर थ्रो ही होता है। अब उसमें 1 मिला, 2 रन मिला, 4 रन मिला, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक। ये सिचुएशन होती है और ओवर थ्रो बैट्समैन के कंटेक्स्ट में जाता है, वो एक्स्ट्रास में नहीं आता है, ओवर थ्रो एक्स्ट्रास में नहीं आता है, वो बैट्समैन की काउंटिंग में चला जाता है, ठीक है। फॉलो ऑन, जैसे अभी हमने टेस्ट क्रिकेट की एक टर्मिनोलॉजी की बात की थी, डिक्लेरेशन, वैसे हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसकी, फॉलो ऑन की, ठीक है। फॉलो ऑन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक टीम ने 600 रन बनाए, ठीक है, और 10 प्लेयर आउट हो गया, ऑल आउट हो गई, ठीक, ये इसकी फर्स्ट इनिंग हो गई। ये क्या हो गया, इसकी फर्स्ट ये हो गई इसकी फर्स्ट इनिंग, ओके, ये फर्स्ट इनिंग हो गई इसकी, ठीक। अच्छा, अपोनेंट आया, अपोनेंट ने क्या किया, करीब करीब मान लीजिए 350 रन बना दिए, ठीक है। बढ़ा दे इसको, चलिए बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं हम इसको हम कर देते हैं मान लीजिए 390 और 600 में कितना अंतर है, 210 का, ठीक। 390 पे ये टीम हो गई ऑल आउट, 10 के 10, ठीक। लेकिन अभी जिस टीम ने 600 रन बनाए उसने देखा कि ये टीम अभी 210 नहीं पार कर पाएगी, जो सिचुएशन है और हमारे बॉलर्स की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये 210 रन नहीं बना पाएगी। उसने क्या बोला अपोनेंट को, नाउ यू कम अगेन एंड डू द बैटिंग अगेन, ठीक। सेकेंड इनिंग के लिए इसको डायरेक्टली बुला लिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये फॉलो ऑन है, ये क्या है, फॉलो ऑन। व्हेन द डिफरेंस ऑफ द लीड
is 200 or more than 200 runs, then the fielding team can ask the batting team to follow on again or to do the batting again from the first number, ताकि वो उस तक पहुंच सके या वो काफ़ी क्लोज आ सके। मतलब ये होता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। जैसे उन्होंने 600 रन बनाए, अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं। देखा इन्होंने कितना बनाया, 600 रन। अब ये जो है वो 300 रन पे ऑल आउट हो गई, 300 रन पे ऑल आउट, ठीक है। जब ऑल आउट हो गई तो इन्होंने देखा 300 रन बने बचे हुए अभी, यानी इट इज़ मोर देन 200। तो उन्होंने बोला कि आइए हमें बैटिंग नहीं करनी है, हमारे पास 300 रन की भी लीड है, आप आइए बैटिंग करने फर्स्ट ऑर्डर से, फर्स्ट नंबर से। फिर से इनको बैटिंग दे दी, ठीक। उन्होंने देखा कि फर्स्ट जब दोबारा बैटिंग दी सेकंड ऑर्डर की, सेकंड इनिंग की, तो वो लोग जो है वो 200 रन पे ऑल आउट हो गए। कितना रन का मार्जिन रह गया, 100 रन का ना। तो यही चीज़ है कि जब बैटिंग टीम जिसने फर्स्ट बैटिंग की है, जिसने फर्स्ट बैटिंग की है टेस्ट क्रिकेट में, उसको लगता है कि हाँ हमारी जो लीड है वो अभी अप्रोप्रिएट है, 200 से ज़्यादा है, ठीक है, और हम इनको इतने के इतने अंदर में हम इनको पूरी टीम को ऑल आउट दोबारा से कर सकते हैं, तो हम बैटिंग दोबारा नहीं करना चाह रहे हैं। तो जब आप उसको, जो बैटिंग अभी करके गई ऑल आउट होके गई, जैसे 300 पे 10 ऑल आउट होके गई है, तो इसी टीम को जब आप दोबारा बुलाते हैं बैटिंग करने के लिए विदाउट डूइंग बैटिंग अगेन, तो वो क्या कहलाता है, फॉलो ऑन कहलाता है, ठीक है। क्या लिखा है, फॉलो ऑन अकर्स व्हेन द टीम बैटिंग सेकेंड ट्रायल बाय अ लार्ज मार्जिन आफ्टर द फर्स्ट इनिंग, जो कि मैं बार बार बोल रहा था कि 300 रन बनाया, अभी भी 300 रन का टारगेट है उनके पास, 300 रन बचे हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि हम लाइए अच्छा हम खेल लेते हैं, तो 300 काउंट हो गए उनके भाई, 600 में से क्रिकेट में जब 300 इन्होंने बना लिए तो इनके पास कितने बचे, 300 ही बचे ना। तो 300 बना लिया, अब इन्होंने बोला कि लाओ हम और खेल लेते हैं, इन्होंने बना दिए 500, 200 रन और बना दिए, 200 और 300 कितने हो गए, 500, 200 300 कितने हो गए, 500। अब 500 रन उन्होंने बना दिए, अब उनके पास बचा है 1.5 दिन, तो 1.5 दिन में 500 रन कैसे बनाएंगे। तो उनको लग रहा है कि अब 1.5 दिन बचा है, तो या कम दिन बचा है, तो आइए हम इनको 300 रन का ही टारगेट दे देते हैं दोबारा से। 600 में से 300 बनाए हैं, 300 और दे देते हैं बनाने के लिए। जो 300 ही बचे हुए बनाएंगे और बना लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना पाते तो ठीक है, हम तो जीत ही जाएंगे, हमें भरोसा है कि हमारी टीम जो है वो ऑल आउट कर देगी, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे लिखा है ट्रायल बाय लार्ज मार्जिन आफ्टर द फर्स्ट इनिंग अलाउइंग द लीडिंग टीम टू फोर्स देम टू बैट अगेन इमीडिएटली बाय पासिंग देयर ओन सेकंड इनिंग। अपने सेकंड इनिंग को पास ऑन कर देते कि हमें नहीं खेलना, आप खेलिए आके। इट इज़ यूज्ड टू एक्सेलरेट द गेम, it is used to accelerate the game, usually requiring a 200 run lead in 5-day matches, ठीक है, 5 डे मैचेस में। दो इट इज़ ऑप्शनल, वो ऑप्शनल होता है भाई। इनके पास 300 था, वो चाहते तो कहते कि नहीं हमें इसमें जोड़ने हैं, उन्होंने 200 रन और जोड़े, तो 200 और 300 मिला के कितना हो गया, 500, ठीक। लेकिन उन्हें लगा कि नहीं हम 300 से ही खुश हैं, पर्याप्त हैं, या 300 के अलावा वो 100 रन बनाते। 100 रन बनाने के बाद बोला कि 300 और 100 कितने हो गए, 400, 300 और 100 कितने हो गए, 400, तो 300 और 100 हो गए 400। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो हम इसको 400 का टारगेट दे देते हैं, ठीक है। तो 400 का टारगेट दे दिया, तो वो अपने ऊपर है, अपनी टीम के ऊपर है कि हम कितना उसको जो है करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लियर बात समझ में आई। इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि फॉलो ऑन में सिंपल सी चीज़ है कि जब पहली टीम ने बैटिंग कर ली है, ठीक है, और बैटिंग करने के बाद उनके पास अभी भी इतना रन बचा हुआ है कि सेकंड टीम दोबारा से बैटिंग करे तो भी वो उसको क्रॉस नहीं कर सकती है, तो वो अपनी इनिंग को स्किप कर देते हैं और ओपोनेंट को बोलते हैं कि आइए आप बैटिंग करिए आके। नेक्स्ट है पावर प्ले। पावर प्ले आप बोलेंगे सर इसमें हम कंटेंट कैसे लिखें, आप लोग गलत लिख देते हैं। आधे से ज़्यादा को तो अभी ये भी नहीं पता है कि फील्ड रिस्ट्रिक्शन होती क्या है और कितने टाइप्स की होती है, किस किस मैच में किस किस तरह के वेरिएशंस होते हैं इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पावर प्ले क्या है, बेसिकली फील्ड रिस्ट्रिक्शन है। अब फील्ड रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि ये आपका बिग ग्राउंड है, ये इसके अंदर ये जहाँ पिच है, ठीक, ये क्या है, ये आपका 30 यार्ड है। ये क्या है, 30 यार्ड सर्कल। 30 यार्ड सर्कल को ही क्या बोला जाता है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन एरिया। इसका मतलब ये है कि एक लिमिटेड ओवर्स के बीच में इतने प्लेयर्स उस गोले के अंदर रहेंगे और इतने प्लेयर्स उस गोले के बाहर रहेंगे। 30 यार्ड के अंदर रहेंगे, 30 यार्ड के बाहर रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि फील्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है। फील्ड रिस्ट्रिक्शन इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द 30 यार्ड सर्कल। 30 यार्ड सर्कल से डिसाइड होती है कि कितने प्लेयर उसके अंदर रहेंगे, कितने उसके बाहर रहेंगे। बाउंड्री के बाहर थोड़ी भेजना है, बाउंड्री के बाहर भेज देंगे तो वो तो रन ही रन मिलते रहेंगे,
ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं। तो फील्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब 30 यार्ड्स में कितने प्लेयर रहने चाहिए, 30 यार्ड्स के बाहर कितने रहने चाहिए। ठीक है, ये सर्टेन ओवर्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, हर ओवर का ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, आइए जानते हैं। जैसे कि पहला है 1 to 6 ओवर, T20 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? T20, 1 to 6 ओवर। अब जब 1 to 6 ओवर की बात करेंगे तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेयर, एक प्लेयर मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया, एक प्लेयर यहाँ पे लगा दिया, और बाकी जो 9 प्लेयर होंगे वो आपके कहाँ होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 प्लेयर अंदर रहेंगे, बाहर कितने प्लेयर रहेंगे? सिर्फ 2। सिर्फ 2 प्लेयर आपके जो है 1 से 6 ओवर में बाहर रहेंगे। ठीक है, अब इसको अलग नाम दे दिया गया है, इसको बोलते हैं अब लंच ब्रेक ओवर। ठीक है, लंच ब्रेक ओवर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है आपका, उसके अकॉर्डिंगली ये लंच ब्रेक ओवर्स होते हैं 1 to 6 ओवर। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 प्लेयर आपके बाहर रह सकते हैं और बाकी के बाकी 9 प्लेयर्स जो है वो अंदर ही रहेंगे। ठीक है, देन आपका, अब तो इन्होंने 7 to 20 हम लोग ऐसे बोलते हैं, बट इन्होंने 7 to 15 भी किया है और 15 to 20 भी किया है, कि कंसोलिडेट है, ये एक्सेलरेशन है, इस तरीके से किया है कि 7 to 15 एक आपका कंसोलिडेट हो गया कि अब इसमें रन कम पिटेंगे, और 15 to 20 हो गया, 16 to 20 हो गया, यानी एक्सेलरेशन वाला। बट उसको ध्यान में कम दीजिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब क्या होगा, जब 1 से 6 ओवर आपके हो गए तो उस समय तो आपके 2 प्लेयर बाहर थे। ठीक है, अब आपके 7 से 20 ओवर, ये जो है 7 से 20 ओवर, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें मैक्सिमम आप कितने प्लेयर बाहर रख सकते हैं? 5 प्लेयर। मैक्सिमम कितने प्लेयर आप बाहर रख सकते हैं? 5 प्लेयर्स आप बाहर रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये कि अभी तक यहाँ पे 2 थे, 3 4 5, 5 प्लेयर बाहर आ गए, अंदर कितने बचे? 6। तो 6 प्लेयर अब अंदर रहेंगे। ठीक है, 6 प्लेयर अंदर रहेंगे और बाकी 5 प्लेयर आप मैक्सिमम बाहर निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अच्छा, फील्ड रिस्ट्रिक्शन बेसिकली करते क्यों हैं? वो इसलिए होता है सो दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द बैटिंग टीम टू स्कोर द मैक्सिमम रन्स। अगर आपने बॉलिंग खराब की तो रन्स ज़्यादा पिटेंगे, क्यों? क्योंकि आपके 30 यार्ड्स के अंदर ही सारे प्लेयर हैं, 2 ही बाहर हैं, कहाँ कहाँ पे दौड़ा दोगे उनको? ठीक है, हर जगह तो दौड़ नहीं पाएंगे। तो अगर बॉल खराब आई है तो आप ज़्यादा रन बना लीजिए, अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है तो आप रन नहीं बना पाएंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बॉलिंग अच्छी होती है, बैट्समैन जल्दी रन बनाने के चक्कर में कैच आउट भी हो जाता है, बोल्ड आउट भी हो जाता है। तो बेसिकली फील्ड रिस्ट्रिक्शन इसीलिए होती है सो दैट द ओपोनेंट और द बैटिंग टीम कैन स्कोर द मैक्सिमम रन्स, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बॉलिंग टीम दैट व्हाट काइंड ऑफ बॉलिंग दे आर डूइंग, किस तरह की बॉलिंग वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया T20 में कि 1 से 6 ओवर, 1 से 6 ओवर है, 5 मत लिख देना। 1 से 6 ओवर में सिर्फ 2 प्लेयर बाहर रहेंगे 30 यार्ड में, और 7 से 20 में मैक्सिमम 5 प्लेयर आपके बाहर रहेंगे। ठीक है, क्लियर। अब आइए वनडे पे। वनडे में 3 पावर प्ले होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है 1 से 10। ठीक है, पहला है 1 से 10, यानी कि 1 से 10 के ओवर में 2 प्लेयर बाहर, बाकी 9 अंदर। ठीक, अब दूसरा है 11 से 40। 11 से 40 में 3 और 4 मैक्स। मैक्स कितने? 4। 11 से 40 ओवर पावर प्ले 2 है, जिसमें आपके मैक्सिमम 4 प्लेयर बाहर हो सकते हैं। तीसरा होता है 41 से 50, यानी 41 to 50, जिसमें कि 5वां प्लेयर बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। 3 पावर प्ले होते हैं वनडे में, जिसमें कि पहला होता है 1 से लेके 10 ओवर तक का, जिसमें कि आपके 2 ही प्लेयर बाहर होते हैं। दूसरा होता है 11 से 40 ओवर्स तक का, जिसमें आपके 4 प्लेयर बाहर होते हैं। और तीसरा होता है 41 से 50 ओवर्स तक का, जिसमें आपके 5 प्लेयर बाहर होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ वेरिएशन है, जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया का जो बिग बैश लीग होता है, उनमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है कि वो अपने अकॉर्डिंगली व्हेन दे फील लाइक टू स्टार्ट द पावर प्ले दे कैन स्टार्ट। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि इतने से इतने ओवर में ही आपका जो है क्या होगा, पावर प्ले होगा। नो, वेन एवर दे फील लाइक नहीं अब हमें पावर प्ले चाहिए तो वो स्टार्ट कर देंगे। लिखा है सच एज पावर सर्ज वेयर बैटिंग टीम्स कैन चूज व्हेन टू टेक देयर पावर प्ले ओवर्स। वो अपने पावर प्ले ओवर्स कब करना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस इज द वेरिएशन जो अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है बिग बैश लीग में। ठीक है, तो दिस इज पावर प्ले। कंटेंट आप बढ़ाइए इसको अपने अकॉर्डिंग, कहानी बनाने में तो आप हमसे उस्ताद हैं। ठीक है, डकवर्थ लुइस सिस्टम। ठीक है,
ये क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है या ये स्टैटिस्टिक्स है, ये क्या है, ये मैथ्स से रिलेटेड, आइए जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, जैसे कि पहली सिचुएशन मान लीजिए, अभी दोनों टीम ने टॉस किया है। ठीक है, बैटिंग भी डिसाइड होगी, बॉलिंग भी डिसाइड होगी कि कौन करेगा। पहली सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, कि दोनों टीमों ने, कैप्टन्स ने टॉस कर लिया है, डिसाइड हो गया कि कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा। क्लियर। अब जब वहाँ पे ये गए तो क्या हो गया, रेन स्टार्ट हो गई। पहली सिचुएशन है, टॉस हो गया है, डिसाइडेड है, रेन स्टार्ट हो गई, एक भी बॉल नहीं खेली गई। ठीक, मान लीजिए T20 मैच है, एक इनिंग को खेलने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स चाहिए होते हैं। कितने मिनट्स? अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स। तो टोटल हो गया 3 घंटे। ठीक, अब रेन हो रही है, रेन कम से कम हुई, हम कह रहे हैं 20 मिनट तक। कितने मिनट तक? 20 मिनट तक रेन हो गई। 20 मिनट बाद रेन स्टॉप हुई, तो भी कवर्स पड़े रहे 10 मिनट के लिए, क्योंकि होता है ना कई बार कि बारिश रुकी तो फिर होने के चांसेस होते हैं, तो वो थोड़ी देर छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद देखा कि रेन अब नहीं आएगी, उन्होंने कवर्स हटा दिए। कवर्स यानी जो उसको कवर करके रखा हुआ था पन्नी उन्नी से, वो हटा दिया। ठीक है, वो हटाया। फिर उसके बाद वेट किया कि पिच सूख जाए प्रॉपरली। पिच शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द बैटिंग एंड बॉलिंग बोथ, इट शुड बी हेल्पफुल फॉर बोथ। देखा कि उसमें 20 मिनट और निकल गए। कितने मिनट निकल गए? 20 मिनट और निकल गए। ठीक है, अब 20 मिनट उधर निकल गए, 20 मिनट उधर निकल गए, कितने मिनट निकल गए? 40 मिनट। 3 घंटे में से कितने मिनट निकल गए? 3 आवर्स में से निकल गए 40 मिनट्स। 3 आवर्स में से निकल गए 40 मिनट्स। अब उन्होंने बोला कि आइए 10-15 मिनट बाद आप बैटिंग कर सकते हैं, तो उसमें 15 मिनट और जोड़ लीजिए, यानी हो गया 55 मिनट्स। कितना हो गया? 55 मिनट्स। अब 3 आवर में 55 मिनट चला गया, यानी टोटल आवर कितना बचा? 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में 20-20 ओवर का मैच नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको रिवाइज किया और बोला कि ठीक है, इसको हम T20 ना करके कन्वर्ट कर देते हैं इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं T10 में। ठीक है, 10-10 ओवर का मैच होगा दोनों टीमों का, क्योंकि 2 घंटे बचे, उसके अकॉर्डिंगली हमने ध्यान में रखते हुए 2-2 1-1 घंटे का दोनों को इनिंग दिया, 10-10 ओवर करा दें। क्लियर। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो गया। आगे बढ़िए, एक और सिचुएशन दें आपको। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सिचुएशंस बेटा। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन है कि अभी टॉस नहीं हुआ है, दोनों टीमें रेडी हैं टॉस के लिए भी। ठीक, अभी बारिश होने लगी, टीम्स वहाँ पहुँच गई। मान लीजिए लखनऊ में, कान्हा में टीम पहुँच गई हैं, और उसके बाद वहाँ पे बारिश हो रही है। अब बैठे हुए हैं कि बारिश रुके तो टॉस हो। फिर आज कौन सा मैच है? T20। कितने टाइम चाहिए? 3 आवर्स। ठीक, अब बारिश हो रही है, बारिश रुकी, जो टॉस टाइम है उससे भी करीब आधा घंटा बाद में। ठीक है, मान लीजिए 6:30 बजे, 6:45 टॉस होता है। ठीक है, और टॉस हुआ और 6:30 बजे होना होता है, लेकिन हुआ 6:45 पे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक, 6:45 पे टॉस हुआ। अब 15 मिनट इधर डिले हुए, और उसके बाद टॉस होने के बाद फिर बारिश हो गई, फिर बारिश हो गई। अब आप बैठे रहिए, फिर आज बारिश हुई करीब करीब 15 मिनट। 15 कितना हो गया? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स हो गया, 30 मिनट्स चले गए। अब जब बारिश रुकी तो फिर वही 10 मिनट देखा कि जो है बारिश तो नहीं हो रही है। फिर उसके बाद देखा कि 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद अब पिच खेलने लायक हो जाएगी। तो हो गए 30, 40, 50, 55, और फिर बोला कि 5 मिनट और रुक जाइए, तो 1 घंटा पूरा पूरा निकल गया। फिर 2 घंटे बचे, फिर 2 घंटे बचे। तो फिर बोला कि अब जो है 10-10 ओवर का इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे मैच करा देते हैं। ठीक, ये 2 सिचुएशन हमने आपको बता दी कि जब टॉस हुआ और टॉस नहीं हुआ, दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि रेन जब रुकेगी तो उसके बाद देखना होता है कि वेदर कंडीशंस के हिसाब से कि वेदर द पिच इज अप्रोप्रिएट और नॉट, और हेल्पफुल फॉर द बैटिंग और बॉलिंग और नॉट, कंडीशंस आर अप्रोप्रिएट और नॉट। अब मान लीजिए पहली टीम ने बैटिंग कर ली, 20 ओवर में उन्होंने बना दिए 173 रन्स 5 विकेट के नुकसान पे। ठीक, 20 ओवर्स यहाँ इनके पूरे हो गए, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होइएगा। 20 मिनट्स इनके पूरे, 20 ओवर्स इनके पूरे हो गए। ठीक है बेटा, 20 ओवर्स इनके पूरे हो गए, 173 रन इन्होंने बनाया टीम ए ने, और 5 विकेट गिरा दिए। ठीक, अब बारी आई टीम 2 की। टीम 2 ने पहला ओवर खेला, 5 रन बनाए,
ये 1.0 ओवर हुआ है इनका, 5 रन बना है और विकेट एक भी नहीं गिरा। और क्या हो गया स्टार्ट, रेन, बारिश हो गई। जब बारिश शुरू हुई तो फिर उसके बाद वो टाइम टेकिंग होने लगा, फिर जो है उसमें मान लीजिए आधा घंटा 40 मिनट फिर बारिश हुई। तो अब जब बारिश रुकेगी और मान लीजिए बचता है टाइम 90 मिनट्स, क्योंकि 90 मिनट्स इन्होंने तो बैटिंग कर ली ना, इन्होंने 90 मिनट्स बैटिंग कर ली, इनके 90 मिनट्स में मान लीजिए हम कह रहे हैं 20 मिनट चले गए, ठीक, 20 मिनट चले गए। तो अब जो भी 90 मिनट्स में से 20 मिनट के बाद रिमेनिंग टाइम होगा, वो टाइम ये देखेंगे कि इतना इतना इनको इन्होंने, अच्छा एक ओवर भी खेल लिया, ये भी ध्यान में रखेंगे कि एक ओवर भी इन्होंने खेल लिया है, ठीक है। और 19 ओवर के लिए इतना टाइम चाहिए होता है, तो इस हिसाब से इतने मिनट इनके चले गए हैं। अब इनको जो है हम रिवाइज टेक दे देते हैं कि 125 रन 4 विकेट के नुकसान पे इनको बनाना होगा, और इनके पास ओवर है 12 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 12 ओवर में इनको ये टारगेट दे दिया गया। अब ओपोनेंट को जीतने के लिए क्या करना है, या तो वो ये कर दे या तो फिर इसको डिफेंड कर ले जाए। 125 रन या तो डिफेंड कर ले या तो 4 से ज़्यादा वो आउट कर दे। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, दोनों को बेनिफिट होगा कि हाँ, या तो हम 125 रन बना लें या तो वो कहेंगे कि हम 4 से ज़्यादा आउट कर दें, ठीक। तो ये एक रिवाइज सिस्टम होता है जब वेदर कंडीशंस की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से आती हैं जिसमें कि टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो जब टाइम रिड्यूस होता है तो वहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग और रिमेनिंग टाइम के अकॉर्डिंग उनको रिवाइज्ड स्कोर दिया जाता है, रिवाइज्ड टारगेट दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि लिखा है, मेथड इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज्ड इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, ODI and T20 international to calculate the fair revised target score for the team batting second when a match is interrupted by rain, bad light or other unforeseen circumstances। अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में जैसे भूकंप आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, वैसे जल्दी होता नहीं क्योंकि वो सब वेदर रिपोर्ट से सब टेस्ट करके रखते हैं कि हाँ इतना कोई चांसेस तो नहीं, बट फिर भी अनसर्टेनिटीज़ आर ऑलवेज देयर। तो कभी आ गया, ठीक है, या कभी अचानक से फॉग आ गया, अनफोर्सिन में फॉग आ गया, ठंडी का मौसम है एकदम से कोहरा आ गया, मौसम दिखा रहा था कि खाली रहेगा लेकिन फॉग आ गया एकदम से, तो क्या करेंगे आप, तो ये सिचुएशन होगी। देन आता है बम्प बॉल। बम्प बॉल क्या होता है, बम्प बॉल इज बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ये पिच है, ठीक है, ये बैट है, ठीक, बॉल यहां पे लैंड हुई और यहीं पे बैट भी आया, ठीक है। तो बॉल यहां लैंड हुई और बैट भी यहीं पे आया और बॉल जो है वो इस पोर्शन पे लगी, यानी वेयर द इंटरसेक्शन ऑफ बैट एंड पिच इज देयर। क्या बोल रहा हूं मैं, वेयर द इंटरसेक्शन ऑफ बैट एंड पिच इज देयर, जहां पे बैट और पिच का इंटरसेक्शन है वहां पे एकदम कॉर्नर पे एड्ज पे जाकर के बॉल लग रही है और वो फिर ऐसे फ्लाइट होकर के आती है, जिसमें कि दिखता है कि बॉल ऐसे उल्टा यू जिसे हम कहते हैं, एक कर्व बना रही है, प्रोजेक्टाइल बना रही है, ठीक है, ट्रेजेक्टरी इस तरीके से बन रही है, पैराबोला बन रहा है जैसे हम लोग कहते हैं मैथ्स में, तो वो उस तरीके से बनता है, तो वो क्या होता है, बम्प बॉल होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर इस तरह की दिखने वाली बॉल बम्प बॉल हो। क्यों, कई बार नज़रों का हेर फेर हो जाता है कि बॉल होता क्या है कि बॉल पहले यहाँ लगी ग्राउंड में और फिर बैट में लगी और फिर कैच हुआ, जैसे भी रिसेंटली जसप्रीत बुमराह के साथ हुआ था। जसप्रीत बुमराह को लगा कि वो बम्प बॉल थी, बट प्लेयर्स ने रिव्यू कर दिया, उसके टीममेट्स ने रिव्यू कर दिया। जब टीममेट्स ने रिव्यू किया तो देखा कि बॉल पहले ग्राउंड पे पिच हुई, फिर बैट में लगी, फिर जसप्रीत बुमराह के हाथ में आई, तो नज़रों का हेर फेर भी हो जाता है। बट बम्प बॉल एग्जैक्ट तब होती है when the ball is striking at the point where there is a intersection of bat and pitch both, जहां पे बैट और पिच का इंटरसेक्शन होगा वहां पे जब बॉल जाकर के लगेगी वो क्या होगा, बम्प बॉल होगा। सी occurs when batter hits the ball hard into the ground almost immediately after it strikes the bat, causing it to the pop up in the air or to the fielder, ठीक, समझ में आई, इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइक्स द बैट, ठीक है, मतलब बैट पे लग के ग्राउंड पे लगी, ठीक है, जैसे बुमराह का उल्टा हुआ था कि बॉल ग्राउंड पे लग के फिर बैट पे लगी फिर उसके हाथ में आई थी, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, बैट में यहाँ पे एकदम लगी, ये एकदम एड्ज है, एड्ज पे लगने के बाद बॉल नीचे लगी, नीचे लगने के बाद हवा में आ गई हाथ में, ठीक, तो कई बार लगता है कि नहीं नहीं उल्टा हुआ है, तो वो अपील करते हैं, तो रिव्यू किया जाता है, तो देखा जाता है कि नहीं पहले बैट में लगी फिर ग्राउंड पे लगी है तो वो आउट नहीं है, और अगर दोनों में साथ में लगी है तो भी वो आउट नहीं दिया जाता है, बम्प बॉल पे आउट नहीं दिया जाता है। डेड रबर, डेड रबर क्या है, डेड रबर
सीरीज में वो मैचेस होते हैं जिनसे आपकी विनिंग और लूज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आपने जो पहले मैचेस खेले हैं उससे आपकी डिसीजन हो गया है कि आप हार रहे हैं या सीरीज है जीत रहे हैं। फॉर एग्जांपल सीरीज है 5 मैचेस की, ठीक है, कोई भी टीम है, अब उसने एक टीम ने 3-0 से लीड ले रखी है। ठीक, अब बेस्ट 5 में से अगर किसी को जीतना हो तो कितना जीतना होगा, 3 ही तो मैच जीतने होंगे ना। 5 मैचेस की सीरीज में अगर उसको सीरीज जीतनी है तो कितने मैच जीतने होंगे, 3। तो उसने 3 मैच जीत लिए हैं ऑलरेडी। तो 3 मैच जीतने का मतलब क्या है कि वो 3-0 से आगे। अब अगर आखिरी के वो 2 मैच हार जाती है तो भी तो सीरीज यही विन होगी, क्योंकि ये 3 मैच जीती, वो 2 मैच जीती है। बट इसमें इंपैक्ट ये होता है कि ये जो 2 आप हारे ना, 2 आप हार गए अगर, तो उससे क्या होगा, आपकी जो पॉइंट टेबल होगी उस पर इंपैक्ट आता है। ठीक है, हार जीत से नहीं मतलब है कि आप सीरीज जीतेंगे हारेंगे, सीरीज तो आप जीत चुके हैं 3-0 से या 3-2 से। लेकिन अगर आप 2 मैच हार जाते हैं तो आपकी जो पॉइंट टेबल है, आपकी जो रैंकिंग है, उस पर इंपैक्ट आता है। तो अगर आप इसको 5-0 से जीत जाते हैं तो यानी आपकी रैंकिंग अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, तो रबर मैच आर दोज मैच विच लीव नो इम्पैक्ट ऑन विनिंग और लूज ऑफ द मैचेस ऑफ द सीरीज, एज ऑलरेडी द मैचेस हैज बीन प्लेड विच आर डिटरमाइनिंग वेदर द टीम इज विनिंग और नॉट सॉरी, ओके, विथ वेदर टीम इज विनिंग और नॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रबर मैच। नेक्स्ट आता है मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर बॉलिंग में नहीं होता है, ये चीज़ आप बैठा लीजिए अपने दिमाग में। कई बच्चे लिख देते हैं जो मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग करने आते हैं ओवर्स में, उनको हम बोलते हैं मिडिल ऑर्डर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, जो बैटिंग करने के लिए आते हैं, ठीक है, जैसे लिखा है टिपिकली बैटिंग पोजीशन 4 to 7, ठीक है, 4 to 7। अब इसमें एक चीज़ समझिए आप, आपके पास प्लेयर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब आप लिखना जब चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओपनर, रनर, फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, ठीक है, फोर्थ डाउन, फिफ्थ डाउन, सिक्स्थ डाउन, सेवेंथ डाउन, 8 डाउन और 9 डाउन। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब जब आप ये लिख रहे हैं, अगर आप डाउन की पोजीशन में लिख रहे हैं तो इस तरीके से जाएगा, ओपनर, रनर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 9, है ना। और अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो पोजीशन डालिए 1 2 3 4, ठीक है। तो टिपिकली बैटिंग पोजीशन 4 to 7, 4 to 7 का मतलब 6 डाउन टू सेकंड डाउन टू फिफ्थ डाउन, सेकंड डाउन टू फिफ्थ डाउन, 4 to 7 का मतलब सेकंड टू फिफ्थ डाउन। एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द टॉप ऑर्डर स्पेशलिस्ट एंड लोअर ऑर्डर बॉलर। ठीक है भाई, ये यहाँ से अगर आप देखें, इस रीजन से आप देखें तो यहाँ तक क्या है, ये आपके मिडिल ऑर्डर है। क्या है, मिडिल ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि अच्छा रन जो तगड़ा बना रहा है, जो ज़्यादा रन बनाता है उसको ओपनिंग करा दिया, रनिंग करा दिया। फिर जो उससे थोड़े कम बनाता है उसको फर्स्ट पे बना दिया। फिर बैलेंस करने के लिए कि अगर मान लो नहीं बना पाए तो हमें बैलेंस चाहिए, जो थोड़ा बहुत टिक करके खेल सके, तो उसको हमने सेकंड नंबर भेज दिया। फिर हमें थर्ड नंबर पे थर्ड डाउन भेज दिया, फोर्थ डाउन भेज दिया, फिफ्थ डाउन। फिर उसके बाद 6 7 8 आपके बॉलर्स हो गए। तो ये बेसिकली जो 4 to 7 होते हैं ये ऑलराउंडर्स के भी काम करते हैं। ठीक है, ऑलराउंडर्स का भी काम करते हैं, और कई बार प्रिसाइजली ये बैटर भी होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम क्या ध्यान में रखते हैं कि हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो ले लेते हैं, या फिर कीपर बैट्समैन कर देते हैं, जैसे KL राहुल। ठीक है, KL राहुल थर्ड डाउन, फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन कई बार आते हैं खेलने। तो क्यों, बैलेंस देने के लिए। अब आप बोलेंगे सर बॉलिंग तो कर नहीं रहा, बॉलिंग नहीं कर रहा, कीपिंग तो कर रहा है ना माय डियर। तो कीपर बैट्समैन है ना, तो वो एक स्किल उसके साथ और ऐड ऑन हो गई ना, कि सिर्फ बैटिंग नहीं कर रहा है, कीपिंग भी कर रहा है। जहाँ पे वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहे हैं वहाँ पे वो विकेट कीपिंग कर रहा है बैटिंग के साथ। तो ये मिडिल ऑर्डर होता है जो आपको एक ब्रिज का काम करता है, जो एक बैलेंस का काम करता है, कि अगर ऊपर वाले प्लेयर नहीं चले तो हम लोग संभालने के लिए हैं। क्योंकि लोअर ऑर्डर तो सिर्फ बॉलिंग पे प्रैक्टिस करता है, बॉलिंग पे फोकस करता है, बैटिंग की प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, वो मोस्टली बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको विकेट्स चटकाने, उनको जो स्कोर बोर्ड है उसको कंट्रोल करना है, कि ज़्यादा रन ना पिटे, ज़्यादा से ज़्यादा विकेट हम ले सकें, स्कोर बोर्ड स्लो चला सके। ठीक, तो उस पर उनको फोकस करना है, तो वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इनको दोनों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि ये
हर तरीके से बैलेंस कर सके कि जहाँ पे बॉलर को ज़रूरत हो वहाँ बॉलिंग को ज़रूरत हेल्प दे दी, जहाँ बैटिंग में ज़रूरत है वहाँ बैटिंग में हेल्प दे दी। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं आज के समय में। हार्दिक पांड्या है, शुभम दुबे है, रिंकू सिंह है, ठीक है, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, तिलक वर्मा है, वाशिंगटन सुंदर हैं, अक्षर पटेल हैं, ठीक है, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। तो मिडिल ऑर्डर क्या होता है कि जो बैटिंग करने के लिए आते हैं, ठीक है, आपको मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया, ठीक है, तो अब आप ये गलती मत करिएगा, ठीक है। देन आता है टेल एंडर। टेल एंडर यूजुअली ऑक्यूपाइंग पोजीशन 9, 10 एंड 11। जो 9, 10 और 11 नंबर के प्लेयर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेल एंडर, क्योंकि वो बॉलिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है, बॉलिंग पे होता है। और बैटिंग का जैसे मैंने बताया कि बैटिंग की प्रैक्टिस वो बहुत कम करते हैं। देयर प्राइमरी रोल इज टू सर्वाइव, सपोर्ट हाई ऑर्डर बैटर्स और एड क्रूशियल रन इन द फाइनल स्टेज ऑफ द विनिंग इनिंग। ठीक, कि अगर मान लीजिए किसी भी टीम को चाहिए 270 रन, मान लीजिए बना लिया, उनको लगता है कि नहीं हमें कम से कम अभी 30 रन और चाहिए, ठीक, लेकिन बने नहीं है, तो आखिरी के जो 9, 10, 11 वाले हैं, ये अगर 10 रन भी जोड़ दिए तो 270 से 30 रन और जोड़ दिए, 300 हो गए ना। तो ये इस तरीके का काम करते हैं कि इनिंग को फिनिश करने का, कि कम से कम उसमें हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, और अगर वो आउट भी जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि वो तो बॉलिंग करने के लिए आते हैं ना मेन, ठीक है, तो उनका मेन काम है बॉलिंग करना, ठीक है, और अगर कुछ रन जोड़ देते तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट मैच में जो है एक प्लेयर के साथ में, अश्विन, आई थिंक अश्विन के साथ में जो है अच्छी खासी जो है 92 रन की और 100 रन की पार्टनरशिप की थी टेस्ट मैच में। तो ऑल्दो दे आर द प्योर बॉलर्स, बट किया था। फिर अश्विन को भी देख लीजिए, उन्होंने जो है एक मैच में सेंचुरी भी, 5 सेंचुरीज हैं उनके नाम पे। तो इस तरीके से होता है कि आप टेल एंडर हैं और जो है आप अच्छे से कुछ रन जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मोहम्मद सिराज का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने जो है एक मैच में जो है ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स को काफ़ी छक्के मारे थे, ठीक है, तो उनको लगा कि ये तो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वो छक्के पे छक्के मार दिए थे, तो अच्छे खासे रन 30-40 रन जोड़ दिए थे उन्होंने। तो इस तरीके से होता है। देन आता है बैटिंग। बैटिंग आपसे बोलेंगे जब एग्जाम में तो आप लिख के चले आएंगे। बैटिंग का मतलब होता है व्हेन द बॉलर थ्रोज द बॉल एंड द बैट्समैन इज सपोज टू फेस द बॉल एंड टेक द रन, दिस इज बैटिंग। अरे बैटिंग की देखिए ना, हमने इतने सारे ऑप्शंस दिए ना आपको, मैं बताता हूँ आप लोग को कि बैटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ये लिख दीजिए। बैटिंग जब आप लिख रहे हैं, आपको कंटेंट नहीं है तो ब्रेन का यूज़ करो ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स किस लिए हैं? ड्राइव है, हुक है, स्कूप है, स्वीप है, रिवर्स स्वीप है, स्विच हिट है, ये किसके लिए है? देखने के लिए। अरे इसको आप लिखिए ना बैटिंग में, क्यों नहीं नंबर मिलेंगे आपको? तो बैटिंग इज द एक्ट और स्किल ऑफ हिटिंग द बॉल विद बैट टू स्कोर रन्स एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वंस विकेट, अपना विकेट बचाने के लिए और रन स्कोर करने के लिए। अब फंडामेंटल बैटिंग शॉट्स आप देख लीजिए क्रिकेट में। वर्टिकल बैट शॉट्स, स्ट्रेट फुल लेंथ बॉल्स, ठीक है, डिफेंस के लिए, ड्राइविंग के लिए, ठीक। वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो ड्राइव करने के लिए फुल लेंथ बॉल आ रही है, उसको उड़ाने के लिए हवा में, ठीक है, लॉफ्ट करने के लिए, तो इन सब सिचुएशन में क्या होता है, वर्टिकल बैट आ गया, ठीक है। जैसे कि ड्राइव अगर करना है तो स्ट्रेट ड्राइव, एकदम स्ट्रेट, एज स्ट्रेट एज एन एरो। फिर कवर आपने ऑफ साइड में मारा, ऑन साइड में, फिर लॉन्ग साइड में, ऑन साइड और ऑफ साइड में भी आपने ड्राइव किया बैट को। फुल फेसेड बैट वर्टिकली जब आप बैट से खेलते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका वर्टिकल बैट शॉट होता है। उसमें आपको देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया ड्राइव। अब आपकी बुक में जो है सिर्फ ड्राइव लिखा है, हमने ड्राइव को उसमें बता दिया कि वर्टिकल बैट शॉट में आता है। आपके कंटेंट की क्वालिटी और एनरिच हो गई, ठीक। द मोस्ट कॉमन अटैकिंग शॉट सॉरी द मोस्ट कॉमन अटैकिंग शॉट्स प्लेड बाय पंचिंग द बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड विद अ स्ट्रेट बैट फोकसिंग ऑन टाइमिंग रेदर देन ड्रॉ पावर। मतलब ड्राइव में चाहे वो स्ट्रेट हो, कवर हो, ऑन हो, ऑफ, उसमें हम ताकत नहीं लगाते हैं, उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ हम अप्लाई करते हैं, सॉरी हाँ थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन। जितनी तेजी से बॉल आई हमने खाली उसको ऐसे किया, उतना ही उसका रिएक्शन था कि बॉल तेजी से चली गई। क्लियर? तो ये क्या हो गया कि इसमें हमने टाइमिंग को फोकस किया, ना कि पावर को, ठीक है। अब एक्शन था कि 140 की गति से स्पीड आई, फेस किया, 130 की गति से बॉल वापस चली गई। क्लियर? टाइमिंग। डिफेंसिव शॉट, ठीक है। अब डिफेंसिव शॉट भी वर्टिकल ही खेला जाएगा, कोई ऐसे तो डिफेंस करता नहीं है, डिफेंस ऐसे ही होता है हमेशा, ठीक। तो डिफेंसिव शॉट, अ सेफ्टी स्ट्रोक डिजाइन टू स्टॉप द बॉल फ्रॉम हिटिंग द स्टंप्स यूजिंग अ सॉफ्ट ग्रिप टू प्रिवेंट कैचिंग, ठीक। बहुत हल्का, ठीक है, जितना आप बहुत ही लाइट हल्के से पकड़ेंगे और जितना हल्के से उसको आप वो करेंगे, प्लेस करेंगे, उतना ही क्या होगा, वो क्या होगा, पास में रहेगी, दूर नहीं जाएगी। नहीं तो आपने आगे की तरफ कर दिया, अगर बैट चला दिया तो, हल्का सा भी चला दिया तो वो बॉल कहाँ जाएगी, प्लेयर के हाथ में, फिर वो कॉटन बोल्ड हो जाएगा।
ठीक है, इसे लिखा है विद यूजिंग अ सॉफ्ट ग्रिप टू प्रिवेंट कैचिंग। कैचिंग प्रिवेंट करने सॉफ्ट ग्रिप मतलब हल्के हाथों से पकड़ते हैं ताकि जो है वो डिफेंस हो वहीं पे गिर जाए और दूर ना जाए। ठीक है, फ्लिक और ग्लांस देखिए एक और आ गया इसमें, फ्लिक और ग्लांस। ठीक है, फ्लिक करने के लिए और लेग ग्लांस, लेग ग्लांस में भी वर्टिकल बैट ही होता है। लेग ग्लांस जो पैरों के पास आता है और आप उसको पीछे की तरफ फेंक देते हो। ठीक है, और फ्लिक में भी आप ऊपर उड़ा देते हो। ठीक, तो दोनों में वर्टिकली तो आ रहा है ना। तो अ शॉर्ट प्लेड टू द बॉल्स ऑन द लेग स्टंप यूजिंग द रिस्ट टू डिफ्लेक्ट द बॉल टुवर्ड्स द फाइंड लेग एंड मिड विकेट एरिया। ठीक है, तो लेग ग्लांस जब पैर पे बॉल आई आपने लेग साइड में उसको जो है चला दिया। ठीक, और फ्लिक में वो ऊपर उठ जाएगी, डिफरेंस है। लेग ग्लांस नीचे नीचे जाएगा, फ्लिक ऊपर जाएगा। ठीक, तो दोनों को मिक्स मत करिएगा। फिर आता है हॉरिजॉन्टल बैट। अब हॉरिजॉन्टल बैट में आइए। ठीक है, शॉर्ट पिच और वाइडर बॉल। शॉर्ट पिच में आप इधर भी मार सकते हो, उधर भी मार सकते हो, वाइडर में भी आप उधर मार सकते हो। ठीक है, फॉर अटैकिंग पेस और स्कोरिंग इन गैप्स। ठीक है, अटैकिंग पेस और स्कोरिंग इन गैप्स। आपने देखा कि सब प्लेयर 30 यार्ड के अंदर है, बॉल उसे शॉर्ट पिच दी, आपने ऐसे कर दिया तो बॉल कहाँ चली गई? दूर चली गई ना, मतलब गैप में आपने ढकेल दी ना बॉल की, वो पीछे चली गई 30 यार्ड के पीछे। अब वो 30 यार्ड के पीछे गई तो आप दौड़ते रहिए। हाँ, बट उसका प्रोजेक्टाइल देखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा आपने हाइट दे दी तो बॉल क्या हो गई? खड़ी हो गई, कैच हो गया। अगर आपने सही एंगल से उसको डिफ्लेक्ट किया है तो यू विल डेफिनेटली गेट द 4 और 6। तो ये चीज़ है। अब इसमें आते हैं पुल शॉट, हुक शॉट, स्क्वायर कट, स्वीप शॉट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बैट में पुल शॉट ये पीछे की तरफ। ठीक है, याद रखिएगा पुल शॉट पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, प्लेट टू शॉर्ट पिच बॉल डायरेक्टिंग द बॉल टू द लेग साइड, मिड विकेट और स्क्वायर लेग, जैसे कि मैंने बोला पीछे की तरफ। ठीक है, देन आता है आपका हुक शॉट। हुक शॉट क्या है? सिमिलर टू द पुल बट प्लेड अगेंस्ट द बाउंसर अबव द चेस्ट हाइट, हिटिंग द बॉल हायर। ठीक है, ये हुक। ठीक है, ये जब आप सामने से खेलते हैं, आपने इधर से खेला पुल पीछे की तरफ में लेग साइड में, तो वो क्या हो गया? पुल हो गया। उसी को आपने हल्का सा सामने ऊपर की तरफ कर दिया तो वो क्या हो गया? हुक शॉट हो गया। ठीक, फिर आता है स्क्वायर कट, यूज्ड फॉर वाइड शॉर्ट पिच्ड बॉल्स, कटिंग द बॉल्स बिहाइंड द पॉइंट और स्क्वायर। ठीक है, यानी कि साइड में, ऑफ साइड में। कहां पे? ऑफ साइड में। ठीक है, और स्वीप शॉट यानी कि लेग साइड में। स्वीप शॉट कहां पे होगा? लेग साइड में। कॉमनली यूज्ड अगेंस्ट द स्पिन बॉलिंग, द बैटर नील्स ऑन वन नी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, टुवर्ड्स द फाइन लेग और स्क्वायर लेग। और स्क्वायर कट में क्या है? फॉर वाइड। मैं फिर बोल रहा हूं कि वो ऑफ में जाता है। ठीक है, शॉर्ट पिच बॉल कटिंग द बॉल बिहाइंड द पॉइंट और स्क्वायर। ठीक है, आप पीछे आते हो, बैकफुट पे आप आते हो और उसको हॉरिजॉन्टली बैट से ऐसे करते हो जिससे कि बॉल उधर ऑफ साइड में चली जाती है। ठीक, अब आपको इतने सारे ऑप्शन मिल गए, आप 5 नंबर का इतना लिख के आ जाइए। देखते हैं कैसे आपके नंबर कट जाते हैं। ये देखिए, और मैंने लिख दिया आपके लिए, समझा देते हैं। मॉडर्न एंड अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स। ठीक है, अपर कट, स्कूप, रैम शॉट, स्विच हिट। स्विच हिट मैंने आपसे बोला था, मैं बताऊंगा आपसे। स्विच हिट क्या होता है कि जैसे ये बैट है, मैं ऐसे पकड़ के खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे पकड़ के खेल रहा हूँ। ठीक, अभी हाथों की पोजीशन देखिए, ये मैं ऐसे खेलता हूँ, ऐसे मैंने किया तो लेग साइड में गया तो स्वीप शॉट हो गया। ठीक, मैंने इसको ऐसे किया तो ये रिवर्स स्वीप हो गया। और अगर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में हाथ को यहां से यहां कर दिया और फिर मैंने बैट चलाया, वो क्या हो गया? स्विच हिट। हैंड को मैंने स्विच कर दिया ना, समझिएगा कि अभी मैंने ऐसे पकड़ा है, मैंने ऐसे किया, ये स्वीप हो गया। फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये रिवर्स स्वीप हो गया। या मैंने बॉडी को लेफ्टी बन करके भी मार दिया, लेकिन हैंड मेरे तब भी वही है। अगर मैं राइट हैंड बैट्समैन से लेफ्ट हैंड बैट्समैन बन गया और हाथ अभी भी मेरे वही हैं, तो भी वो रिवर्स स्वीप ही होगा, वो स्विच हिट नहीं होगा। स्विच हिट के लिए आई हैव टू स्विच माई हैंड फ्रॉम हेयर टू हेयर। क्लियर? स्विच हैंड में देर इज mandatory thing, the mandatory thing is that you have to change the you have to switch the hand from here to here or here to here. ओके, जैसे कि लिखा है चेंजिंग फ्रॉम अ राइट हैंड टू द लेफ्ट हैंड स्टांस। ठीक है, ये राइट हैंड का स्टांस है, ये लेफ्ट हैंड का स्टांस आपने कर दिया जस्ट बिफोर द बॉलर डिलीवर्स द बॉल। ठीक है, स्विच हिट में अगर आप हाथ नहीं स्विच करेंगे तो स्विच हिट नहीं माना जाता है। हेलीकॉप्टर शॉट धोनी का फेवरेट। ठीक, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, लिख के आइए कैसे नंबर कट जाएंगे आपके। बॉलिंग पे आ जाइए, बॉलिंग पे भी लिख देते हैं आप लोग कि सर बॉल डाला और वो विकेट पे लग गया, या उसने प्ले कर दिया
The basic thing is that bowler will run up, will do the run up, and he will come and throw the ball towards the batsman. This is called bowling. अरे तो बॉलिंग के टाइप्स भी तो हैं मेरे लाल, लिखिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है, तो बॉलिंग इज द एक्शन ऑफ प्रोपेलिंग द बॉल टुवर्ड्स द विकेट डिफेंडेड बाय बैटर. इट इज हाईली टेक्निकल, रेगुलेटेड एंड स्पेशलाइज्ड स्किल, डिस्टिंग्विश फ्रॉम थ्रोइंग बाय स्ट्रिक्ट रूल रिक्वायरिंग द स्ट्रेट आर्म एक्शन. जैसे कि मैंने बेंट आर्म और उसकी बात की थी नो बॉल के लिए, है ना, तो बेंट आर्म में स्ट्रेट आर्म एक्शन होता है ऐसे. ठीक है, तो प्रोपेलिंग द बॉल टुवर्ड्स द विकेट डिफेंडेड बाय द बैटर. ठीक है, बैटर खड़ा होता है ना विकेट के आगे, तो इसीलिए लिखा है डिफेंडेड बाय द बैटर. हाईली टेक्निकल, रेगुलेटेड एंड स्पेशलाइज्ड स्किल, डिस्टिंग्विश फ्रॉम थ्रोइंग द बॉल. ठीक है, बॉल को ऐसे, ये ऐसे थ्रो करने के बजाय ये स्ट्रेट आर्म आता है. नाउ टाइप्स ऑफ बॉलिंग पे आइए. पेस, फास्ट, ये आपका एक टाइप हो गया. ठीक, अब इसमें आप उसको थोड़ा सा वेरी भी कर सकते हैं कि मीडियम और फास्ट. ओके, मीडियम पेसर और फास्ट पेसर. ठीक है, फास्ट बॉलर और मीडियम पेस, सॉरी, हाँ, फास्ट बॉलर और मीडियम पेस बॉलर. ठीक, तो अब आपका हो गया फास्ट बॉलिंग, हो गया स्पीड एंड मूवमेंट. ठीक है, अब जैसे फास्ट हो गया, ये मीडियम फास्ट हो गया. तो फास्ट बॉलर जो होता है उसकी स्पीड क्या होती है? यूजुअली 130 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है. ठीक है, और जो मीडियम पेस होता है उसकी 130 से थोड़ी सी कम होती है. ठीक है, मीडियम पेस की 130 से कम होती है, और जो फास्ट बॉलर होता है उसकी 130 से ऊपर जाती है, या ये कह सकते हैं कि 140 से ऊपर जाती है. ठीक है, हाई स्पीड डिलीवरीज ऑफन ओवर 130 एमिंग फॉर स्पीड एंड सी मूवमेंट. ठीक है, जो फास्ट होते हैं और मीडियम फास्ट होते हैं दोनों के लिए अप्रॉक्सीमेटली सेम बताया गया, बट यूजुअली जब आप देखेंगे गेम में तो थोड़ा सा वेरिएंस होता है. ठीक है, कि अब जो फास्ट बॉलर है वो 140 के ऊपर ही डालेगा मोस्टली, 45, 146, 150, 100, है ना, 50, 155, 100 ऐसे करके डालता है. ठीक है, लेकिन जो मीडियम पेस होता है उसकी 130, 140 के अंदर रहेगी और 130 से कम रहेगी. ठीक है, 140 के ऊपर वो जल्दी नहीं डालते हैं जब तक उनको बहुत ज़्यादा नहीं लगता है कि हाँ हमें एक इनको ब्लफ करना है. ठीक है, तब तक उनकी स्पीड 130, 140 से बहुत कम रहेगी, और जो फास्ट होते हैं उन्हीं की 140 से ऊपर जाती है स्पीड. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है किसमें, मीडियम फास्ट में और फास्ट में. ठीक है, स्विंग बॉल. अब ये आपके टाइप्स ऑफ फास्ट एंड मीडियम फास्ट में क्या, स्विंग बॉल. द बॉल कर्व्स इन द एयर. ठीक है, बॉल जो है वो हवा में कर्व लेती है. जैसे ये बॉल हमने डिलीवर की तो ये इस तरीके से कर्व लेगी. बॉल क्या करेगी, कर्व. अब आपको जो मैच खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता होगा कि जब बॉल फेंकते हैं और स्विंग होती है तो वो इस तरीके से जाती है. ठीक है, उसकी ट्रेजेक्ट्री भी आपको देखने को मिल जाएगी जो आजकल की टेक्नोलॉजीज आगे दिखाते हैं मैचेस में. ठीक है, तो स्विंग बॉलिंग मतलब हवा में बॉल स्विंग करेगी, जिस साइड शाइन होगी उसके अकॉर्डिंग. फिर मैं कहूँगा रफ में तो वो फंस रही है ना, तो स्विंग जहाँ पे होगी वहाँ से वो उस एक्शन उस तरफ, वो मैग्नेस इफेक्ट जो होता है, जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम, मैग्नेस इफेक्ट जहाँ पे लगेगा वहाँ से वो बॉल स्विंग होगी. ठीक है, उसकी वजह से वो स्विंग होगी अकॉर्डिंगली. ठीक है, इसलिए मैग्नेस इफेक्ट जब हम लोग पढ़ाते हैं, ये क्या बोलते हैं, काइंसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, ये सब पढ़ाते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ाते हैं कि जो है ना मैग्नेस इफेक्ट किस तरीके से एप्लीकेबल होता है स्पोर्ट्स में, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, तो उसमें हम लोग पढ़ाते हैं. तो स्विंग बॉलिंग में जहाँ से शाइन होगी वहाँ से वो इजिली पास होगी और स्विंग उसके अकॉर्डिंग होगी. ठीक है, देन सीम बॉलिंग. सीम बॉलिंग का मतलब जो आपकी वो जो थ्रेड होती है ना, थ्रेड, ठीक है, वो थ्रेड पे टप्पा कराने की जो होती है ना उसको हम बोलते हैं सीम बॉलिंग. ठीक है, वो थ्रेड जिसपे वो लेदर जो बंधा होता है, थ्रेड होती है, उसको हम बोलते हैं सीम बॉलिंग. ठीक है, वो पिच होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो स्विंग होती है इन या आउट, तो वो क्या होती है, सीम बॉलिंग होती है. कटर्स, ऑफ और लेग कटर. ठीक है, तो अब लेग कटर ऑफ कटर क्या है कि बॉल किस तरीके से वो अंदर या बाहर हो रही है, ये भी बिल्कुल आपके स्विंग बॉलिंग का ही पार्ट है कि किस तरीके से बॉल अंदर और बाहर करा रहा है प्लेयर, वो है. यॉर्कर मतलब बिल्कुल ही पैर के नीचे, ये बैट्समैन खड़ा है यहाँ पे बिल्कुल पैर के नीचे जब बॉल आती है जहाँ पे डिफिकल्टी होती है बैट्समैन को मारने के लिए. ठीक है, तो वो क्या होता है, यॉर्कर. अ बॉल एम्ड एट द बैटर्स फीट टू रिस्ट्रिक्ट स्कोरिंग और हिट द स्टम्प्स. ठीक है, अब आपको इतना कंटेंट मैंने दिया कि आप आसानी से बॉलिंग के बारे में लिख सकते हैं. ये तो लेकिन अभी फास्ट की बात हुई. अब स्पिन पे आ जाइए. स्पिन बॉलिंग, रोटेशन एंड डेविएशन. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा था फास्ट बॉलिंग में स्पीड एंड मूवमेंट, वैसे ही स्पिन में क्या होता है, रोटेशन एंड डेविएशन ऑफ स्पिन. ठीक है, या फिंगर स्पिन. ठीक है, राइट आर्म बॉलर
टर्न्स द बॉल फ्रॉम ऑफ साइड टू लेग साइड फ्रॉम अ राइट हैंड बैट्समैन। ठीक है, जब बॉल बाहर से अंदर की तरफ आती है तो हम उसे ऑफ स्पिन कहते हैं। जब बॉल बाहर से अंदर की तरफ आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑफ स्पिन बोलते हैं। और लेग स्पिन क्या होगा, जब बॉल अंदर से बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्टंप है, ठीक, जब बॉल टप्पा खाई और अंदर की तरफ आई, ये टप्पा खाई और अंदर की तरफ आई, तो ये क्या हो गया आपका, ऑफ स्पिन हो गया। क्या हो गया, ये आपका ऑफ स्पिन हो गया। ठीक, और जब बॉल टप्पा खाई और बाहर की तरफ जा रही है तो ये क्या हो गया आपका, लेग स्पिन हो गया। ये क्या हो गया आपका, लेग स्पिन हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आता है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन सिमिलर टू ऑफ स्पिन। ठीक, बिल्कुल इसी की तरह होता है। लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स चाइना मैन। ठीक है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन सिमिलर टू लेग स्पिन, सिमिलर टू लेग स्पिन हो गया वो। स्पेशलिटी स्पिन डिलीवर्स, डोर्सा, गुगली, फ्लिपर, कैरम बॉल, ये इसके कुछ टाइप्स हैं। तो आप जब इनको गो थ्रू होंगे तो आपके पास कंटेंट अच्छा खासा आ गया कि आप किस तरीके से एक 5 नंबर के आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। जो अभी तक आपके पास था कि सर हम क्या लिखें, बुक में तो दिया नहीं है। अरे तो ब्रेन यूज़ करिए ना, दिन भर इंस्टाग्राम चलाने से थोड़ी कुछ होगा। ठीक है, इंस्टाग्राम की जगह कभी कभी टॉपिक्स भी देखा करिए तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डोर्सा क्या है, ऑफ स्पिनर्स बॉल दैट टर्न्स द अपोजिट वे, गुगली लेग स्पिनर्स बॉल दैट टर्न्स द अपोजिट वे, फ्लिपर अ फास्टर लेग ब्रेक दैट स्टेज लो, कैरम बॉल रिलीज्ड बाय फ्लिकिंग द बॉल बिटवीन द थंब एंड द फिंगर। तो ये आपके कुछ वेरिएशंस हो गए बॉलिंग के। फील्डिंग, अब आइए फील्डिंग। फील्डिंग में आप लोग बोलेंगे सर फील्डिंग इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द क्रिकेट इन विच द प्लेयर इज सपोज टू स्टॉप द बॉल। अरे सिर्फ यही होता है क्या, देखिए क्या लिखा है, इन्वॉल्व्स 11 प्लेयर्स स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड बाय द कैप्टन टू कैच, स्टॉप और रिटर्न द बॉल टू डिसमिस बैटर एंड रिस्ट्रिक्ट रन्स। ठीक, कि मतलब एक स्ट्रेटजी के साथ कि अगर फील्डर्स इस तरीके से लगे हैं तो बॉलिंग इसके अकॉर्डिंग होगी, या मुझे इस तरह से बॉलिंग करानी तो फील्डर्स इस तरीके से सेट करिए। ठीक, बॉलर जो होगा वो कैप्टन को बताएगा और कैप्टन भी कई बार बोलता है कि भाई मैं ये फील्डिंग लगा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग बॉल करना तुम। तो स्ट्रैटेजी होती है ताकि बैटर को डिसमिस किया जा सके और रन्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अब जैसे फील्डिंग पोजीशंस पे आ जाइए आप। विकेट कीपर, विकेट कीपर मैंने आपको बताया स्टंप्स को विकेट बोलते हैं, तो विकेट के पीछे जो होगा स्टंप्स के पीछे वो विकेट कीपर। देन स्लिप कॉर्डन यानी कि जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लिप्स हो गए, टोटल 5 होते हैं। ठीक है, जो जैसे ये विकेट कीपर हो गया, ये विकेट कीपर हो गया आपका 1 2 2 3 4 और 5 ऐसे करके खड़े होते हैं सब। ठीक है, तो अब ये आपका यहाँ पे 5 जब आएगा तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपका कौन होगा, गली होगा, और ये आपके 5 वो हो गए स्लिप्स हो गए। ठीक, कर्व वे में होते हैं। ठीक है, देन आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट लोकेटेड ऑन द ऑफ साइड स्क्वायर टू द विकेट डिजाइन टू स्टॉप द ड्राइव्स, ड्राइव्स को स्टॉप करने के लिए होता है। कवर, एक्स्ट्रा कवर कवर्स द ऑफ साइड एरिया टू स्टॉप ड्राइव क्रूशियल ड्यूरिंग पावर प्ले में। ठीक, तो इस तरीके से आपके ये फील्डिंग पोजीशंस हो गई। मिड ऑफ, मिड ऑन, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, शॉर्ट लेग, सिली पॉइंट, बाउंड्री डिसीजन, बाउंड्री पोजीशन। तो ये आप जब लिखेंगे तो आपका कंटेंट क्या हो जाएगा, एनरिच हो जाएगा। तो नाउ यू कैन इजिली फ्रेम द आंसर्स फॉर द सच टर्मिनोलॉजीज ऑफ विच आंसर यू आर नॉट हैविंग अर्लियर। जिनके आंसर्स आपके पास अभी तक प्रॉपर नहीं थे, अब आपके पास आंसर्स क्या हो गए, भरपूर हैं। अब आप 5 नंबर में इस तरीके से आंसर फ्रेम करके आइए, नहीं काटेगा आपके मार्क्स कोई भी। और थोड़ा सा आप खुद भी चीज़ों को एनालाइज किया करिए। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक, क्रिकेट की हम बात कर लेते हैं। ठीक, क्रिकेट में अगर आपसे बोला कि ड्राइव, तो ड्राइव अगर आपसे पूछा तो ड्राइव एक्सप्लेन करने के बाद आप उसमें बताइए ना, ऑफ ड्राइव, ऑन ड्राइव, लेग ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव, ये बताइए ना। तो ड्राइव पूछा तो सिर्फ ड्राइव मत ये लिख दीजिए कि हाँ ये होता है। अरे 5 नंबर है, ये भी तो आप अपने जहन में रखिए कि 5 नंबर के हिसाब से आपको आंसर फ्रेम करना है। तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग ड्राइव को आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब आपसे बोला स्पिन बॉलिंग, 5 नंबर में दे दिया, तो स्पिन बॉलिंग सिर्फ ये थोड़ी कि वो स्लो बॉलर होता है। स्पिन बॉलिंग में आपके पास डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं, जैसे हमने बताया कि स्किल्स होती है, गुगली है,
फ्लिपर है, डॉर्सा है, कैरम है, चाइना मैन है, ये सब क्या है? ये स्पिन है। आप एक्सप्लेन करिए, 5 पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर दिए, एक थोड़ा सा बता दिया कि स्पिन बॉलिंग क्या होती है, और 5 पॉइंट लिख दिए, एक एक लाइन में, डेढ़ लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो अब आप लोग क्रिकेट को फिर से गो थ्रू होइएगा। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी होती है, आप उसको मैसेज कर दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा, उसको देखेंगे, और जो भी कुछ उसमें इम्प्रोवाइजेशन होगा, जो भी कुछ उसमें उसका, अगर आपको क्वेरी को हम क्लियर कर पाएंगे तो उसको मैं उसी बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, सेंट्रलाइज रहिए, कंसंट्रेटेड रहिए, और अपने ज्ञान के चक्षु द्वार को खोल के रखिए। मतलब अपने जो नॉलेज है ना, उसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट करिए। जितना आप ब्रॉड थिंकिंग रखेंगे उतना ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। एसोसिएट करना सीखिए, है ना। एसोसिएशन जितना अच्छे से कर पाएंगे उतना ही अच्छा आप आंसर फ्रेमिंग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चास, टेक केयर।